ओके चलिए, थोड़ा सा एक्सपायरी भारी है मार्केट के ऊपर आज क्लियरली। गुड आफ्टरनून आप सभी को। वीर और में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। और जो आज सुबह भी हमारी बात हुई थी कि एक बार के लिए 19,875 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाएं, वो स्ट्रैटेजी एकदम ठीक बैठी, क्योंकि आज का हाई देखिए आप, अगेन 19,875। और ये बात सुबह भी हुई थी कि ये यहाँ पर थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, उसके बाद ट्रेड मिलेगी अगर आप 19,925 को निकाल पाए तो। लेकिन आज जो एक अच्छी चीज़ हुई है कि बैंक निफ्टी ने एक बॉटम आउट के साइन दिए हैं, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में, साइन दिखाए हैं स्ट्रेंथ के। और दूसरी तरफ फार्मा कोलैप्स हुआ है, तो ये अपने आप में एक मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर कल को फार्मा से निकलकर पैसा बैंकों में जाए तो ये एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि आज की फार्मा के डिक्लाइन में सिप्ला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ये पॉजिटिव मानी जाएगी चीज़। बेरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। यूँ तो मैं आपसे रोज़ बरोज़ बाज़ार की बात करता हूँ, खुद भी मग्न रहता हूँ इन्हीं सब बातों में, स्टॉक्स में, इंडिसेस में, एफआईज में, डीआईज में। लेकिन हम में और बाज़ार में एक नाता है, और इस नाते के बीच में अनुज एक नाता और होता है, और वो हम और दर्शक। एक बार फिर से आंकड़ों के लिहाज से जब गुरुवार को ये आंकड़े आए तो ये बादशाहत कायम है। हमारा जो सरोकार है, जो हमारा वन वन इंटरेक्शन है व्यूअर्स से स्क्रीन के ज़रिए ही, वो एक बार फिर से दर्शाता है कि सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत कायम है। अनुज। बिल्कुल वीरू, और देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये एक काफ़ी टफ मार्केट में हम नंबर 1 है, ठीक है ना। मतलब आसान नहीं है ये स्पेस, और काफ़ी फॉर्मिडेबल कंपटीशन है हमारा, उसमें हम नंबर 1 है। और 53% मार्केट शेयर बिग सिटीज़ में, ये मतलब ख़राब नहीं है, ठीक है ना। ये वो बिग सिटीज़ हैं जिसमें आप एक्सचेंज डेटा के हिसाब से जाएं, सेबी डेटा के हिसाब से जाएं, तो 90 to 95% वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं यहाँ पर। इवन ओवरऑल में भी वीरू हम काफ़ी मतलब क्लोज हैं, लेकिन जो बिग सिटीज़ हैं उसमें तो खैर हमारी क्लियर कट एक पकड़ बनी हुई है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, हम थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्टिव प्लेयर भी हैं, क्योंकि हम एज अ चॉइस अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में। हमारा एक सेट फॉर्मूला है कि हम उससे नीचे नहीं जाते हैं, मतलब क्योंकि अगर आप छोटे स्टॉक्स की अगर आप बात करने लग जाएंगे ना वीरो, तो 10-15% रेटिंग पॉइंट ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। अगर आप कैश मार्केट के इधर उधर के शेयर अगर आप थोड़ा सा बात करना शुरू कर देंगे तो वैसे ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं मेनली टू एफएनओ स्टॉक्स। नॉन एफएनओ में भी जो बड़े स्टॉक्स हैं उन पे अपने आप को लिमिट रखते हैं, तो उसमें मैं इसको और काबिल तारीफ मानता हूँ जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको। और इससे एक चीज़ समझ में आती है कि दर्शकों का क्लियर कट एक भरोसा है हमारे ऊपर, और इस भरोसे पर हमको, आपको, हम सबको ऑब्वियसली काम करते रहना है। और यही मैं कहूँगा हमारे दर्शकों से कि ये भरोसा बनाए रखिए, और हम इस पर काम करते रहेंगे। फिर से एक बार सबको शुक्रिया, और मेरी टीम को, पूरी टीम को, कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे जो भी सब काम कर रहे हैं, आप सभी को भी एक बार फिर से बधाई। जी हाँ, मैसेज यही है, स्टे विद आवाज़, स्टे विद क्वालिटी और ट्रस्ट। इसीलिए कहते हैं हमारे शेयरों का चुनाव जो होता है वो अव्वल दर्जे का होता है। थैंक्स सभी दर्शकों को इन सभी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जो हम लोग देखते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, और हमारा हौसला बना के रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरू, एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, सिंस आपने ये बात बोली, आई थिंक एक और चीज़ जो है, हमने लास्ट वीक, खासतौर से मैं लास्ट वीक किस लिए बात कर रहा हूँ कि आप और मैं सिर्फ हर 5 मिनट में कोई कॉल लेनी है ये नहीं कर रहे हैं। मतलब कितनी बार होता है कि हम अगर कॉल्स नहीं होती मार्केट में तो नहीं लेते हैं हम, मतलब अपने आप को और कुछ किसी और चीज़ में बिजी रखते हैं, मार्केट की ओवरऑल बात करते हैं, टेक्सचर की बात करते हैं। मतलब जब कॉल लेने वाला मार्केट आता है तो उसमें कॉल्स भी ली जाती हैं, लेकिन जब मार्केट ऐसी आती है जिसमें कई मार्केट्स ऐसी होती हैं जिसमें आप जितनी ज़्यादा कॉल देंगे ना उतना दर्शकों का पैसा लूज होगा, ठीक है ना। लास्ट वीक की मार्केट थोड़ी ऐसी ही थी कि इसमें आप बहुत ज़्यादा कॉल देंगे तो उल्टा लोगों का पैसा ज़्यादा लूज होगा। तो कम रखिए कॉल्स, लेकिन क्वालिटी कॉल्स रखिए, ये हमारा एक और यहाँ पर उद्देश्य है। जी हाँ, स्टे विद क्वालिटी। और ये बात अनुज ने इसलिए कही क्योंकि अक्सर जब बाजार में टर्बुलेंस होती है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, तो अनुज और मैं चैट यही कर होते हैं कि चलिए यार इस वक्त थोड़ा सा बाजार से डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ और बात करते हैं। खैर, अब आते हैं काम की बात पे आपके लिहाज से, और वो है इंडिसेस। अनुज, आज सुबह भी बात यही हुई थी कि इंडिसेस इस रेंज में हैं। डे ट्रेडर अगर डिप को बाय कर रहा है तो पैसा बन रहा है, और ऊपर की रेंज में उस 850, 876 वो प्रॉफिट बुक करने की जोन है, वो सही रही। बट आज थोड़ा सा निफ्टी बैंक इंप्रेस कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी का प्रेशर नहीं था ना, निफ्टी में आज एक्सपायरी का प्रेशर था।
और देखिए आज जो हमारा मतलब सुबह मतलब टचवुड जो कहें कृपा रही सरस्वती माँ के, जो भी कहें आप, आज एकदम एग्जैक्टली जो अप्रोच थे सुबह वही काम किए। 860 टू 870 में प्रॉफिट बुकिंग और 875 फर्स्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली वही फर्स्ट रेजिस्टेंस आज का हाई 19875। क्या है ये 19875? जो लोग पूछ रहे हैं कि इस लेवल की ऐसे सिग्निफिकेंस क्या है। कल भी मैंने जो रील बनाई थी उसमें 19875 बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, ये सीरीज का हाई है। यहाँ पर सबके प्रोग्राम ट्रेड्स एल्गो ट्रेडर्स ने यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगा रखे हैं। ये ना फोर्स के साथ निकलेगा, ये गैप अप के साथ निकलेगा, जब निकलना होगा इसको तो गैप अप के साथ निकलेगा। तो इसमें बेस्ट होता है अगर किसी दिन क्लोज हो जाए आपकी 19850 840 के करीब क्लोज हो जाए। मैं होप कर रहा हूँ आज ही हो जाए। अगर ऐसा हो जाए उसके बाद फिर सीधा आपको कल, और कल तो आपके पास यूएस मार्केट से भी कोई क्यूज नहीं होंगे, कोई आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग करने वाले क्यूज भी नहीं होंगे, तो एक बार सीधा गैप अप से फिर ये लेवल निकल सकता है। तो इसके लिए लेकिन अभी के लिए यहाँ रेजिस्टेंस है थोड़ी सी, और बड़ी रेजिस्टेंस 19925 की है वो ऑप्शंस के हिसाब से। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट आपका 19788 पर है, वो ऑप्शंस के हिसाब से जो सपोर्ट है आपका, और बड़ा सपोर्ट जो है वो आपका 19703 पर है, जो कि कल का हमारा लो था उस हिसाब से। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, आज बैंक निफ्टी ने थोड़े साइन दिखाए हैं अपनी अंडर परफॉर्मेंस खत्म करने के, और एक तरीके का डबल बॉटम शायद बना है यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। लेकिन ये पहले भी 2-3 बार हम बोल चुके हैं, उसके बाद अगले दिन फिर वही ढाक के 3 पात हो जाती है बात। तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में ये टिक रहा है या नहीं टिक रहा है मूव। लेकिन आज का बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। आज का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी हाँ, प्राइस सेक्शन आज का बैंक निफ्टी का अच्छा है। मैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक स्टॉक मैं रिलायंस का जिक्र करूँगा विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट फिर वही बात जो मैं कल भी कह रहा था और आज भी मार्क कर रहा हूँ। रिलायंस क्लोज टू इट्स 2400 2400 के मार्क के आसपास, थोड़ा सा डेटा के हिसाब से ठीक लग रहा है, इट्स एडवांटेज फॉर निफ्टी एटलीस्ट। दूसरा, इंडेक्स का हैवीवेट एक एचयूएल, याद रखिएगा ये इस वक्त अपनी लगभग 14 जुलाई 2030 यानी फ्रैंकली स्पीकिंग लगभग 5 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को काटने की तैयारी करता हुआ। और तीसरा, एचडीएफसी बैंक इंडेक्स के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण 1522। आज ये आप समझ लीजिएगा कि 20 सितंबर के बाद एक फर्स्ट अटेम्प्ट है टू क्रॉस इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनफैक्ट स्ट्राइक करने का, माफ कीजिएगा मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, बदलाव करना चाहूँगा। 50 डे को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ और सीरीज के क्लोजर के पास इसमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स ये हो गए, महत्वपूर्ण है। 1020 डी का पॉजिटिव क्रॉसओवर एचडीएफसी बैंक में है। मैं 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ, नजर रखी हैं जिस पर, उसमें शामिल है पीआई इंडस्ट्रीज, सिंजन, हिंद कॉपर और बीएचएल। ये 4 स्टॉक्स और हैं जिन पर नजर रखिएगा। ओआई बिल्डअप पीआई इंडस्ट्रीज में, मेटल्स में हिंद कॉपर, सिंजन में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी खासी है, और एक बीएचएल हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट कवरिंग है, और एक बीएचएल स्विंग अच्छा मिल रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ है। अनुज, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का क्रम। बिल्कुल वीरूट, तो पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं और शुरुआत करेंगे आज कुछ गेनिंग स्टॉक से करें या फॉलोइंग स्टॉक से करें? गेनिंग से ही करते हैं एक्चुअली। हीरो मोटोकॉर्प आज का टॉप गेनर 4% ऊपर, और बजाज ऑटो, आज सुबह भी हमारी बात हुई थी कि 2 व्हीलर स्पेस काफ़ी बजिंग है, और बजाज तो हमारा बिग स्टॉक भी था आज का 3% ऊपर। आयशर मोटर्स में भी 1.5% की रैली। तो पहले 3 स्टॉक, तीनों के तीनों 2 व्हीलर स्टॉक्स, उसके बाद इंडसइंड बैंक करीब करीब 1% ऊपर आज आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आपको दिखाई देंगे कुछ केमिकल स्टॉक्स, कुछ और रिटेल स्टॉक। एबी फैशन ये सुबह पिक भी हुआ था, आई थिंक सस्ता ऑप्शन में या पता नहीं एक में तो पिक हुआ था 4% ऊपर। दीपक नाइट्राइट 3.5% ऊपर, एचपीसीएल 3% ऊपर, और एमसीएक्स करीब करीब 2.5% ऊपर आज की ट्रेड में। एमसीएक्स बैंक से ही बाहर आया था। अब आइए लूजर्स में, और लूजर्स में आपको दिखाई देंगे काफी सारे फार्मा नेम्स। सिप्ला खासतौर से 7% नीचे। अच्छा, सुबह लग नहीं रहा था कि इतना नीचे हो जाएगा स्टॉक, खुला था ये 2% नीचे, लेकिन उसके बाद वन वे स्लाइड। अल्ट्राटेक सीमेंट जहां कल रैली थी, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। नौकरी में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, और डॉक्टर लाल पैथलैब्स ये भी स्टॉक आज की डेट में आपको करीब करीब 2.6% नीचे काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आज के कुछ कुल मिलाकर आपके लूजिंग स्टॉक। चलिए अब बताते हैं आपके लिए पैनल कौन है हमारे साथ। आज फंडामेंटल्स पर हमारे साथ हिमांग जानी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, रचना वैद्य, रुचित जैन और जतिन गेडिया। 2:20 पर टीसीएस बायबैक पर डिटेल लेकर आएंगे आशीष। 2:25 पर सिप्ला के शेयर में गिरावट क्यों है बताएंगे विवेक अय्यर। 2:30 बजे 2 व्हीलर शेयरों में
क्यों है इतनी रैली, ये जानेंगे 2:45 पर 52 वीक हाई पर पहुंचे खास शेयरों पर डिटेल्स देंगे सुमित। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ। 3 बजे यतिन BTST कॉल्स लेंगे। उसके बाद यतिन आज है नहीं और ऑब्वियसली 4 का चौका भी होगा कुछ ही देर में। लेकिन चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे गेस्ट को जुड़ना शुरू करते हैं और कॉल्स लेते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस बताइए इस समय की ट्रेड। पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं अनुज जी, टॉप पे बने रहने के लिए। जो स्टॉक अभी चूज किया है मैंने वो ABFRL है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि इस स्टॉक ने एक बॉटम बना लिया है 313-315 की रेंज में। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें 223 के ऊपर आज देखने को मिला है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर दिख रहे हैं, तो ABFRL में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 220 के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 219 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 234 रुपए 234 के आपको टारगेट सेट करने हैं ABFRL में। दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। ऑप्शन में आप 225 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 3 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 1 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 8 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके मानस, ये मुबारकबाद के पात्र आप भी हैं। आप भी इस चैनल का उतना हिस्सा है। इनफैक्ट आप और आप ये पूरा पैनल जो हमारे साथ रोज जुड़ता है, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे अभी मेरा बाय रहेगा टाटा स्टील में। मेटल्स में थोड़ा यहाँ पे आज है शाइन, तो यहाँ पे टाटा स्टील फ्यूचर्स 126.80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 125 का रहेगा, टारगेट्स ऑफ 131। ओके, टाटा स्टील फ्यूचर्स आपको बाय करना है। डॉक्टर साहब एक बार टाटा स्टील का जो फ्यूचर्स का प्लेट है वो भी रख दीजिएगा साथ साथ इन कॉल्स की। 126.80 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ ये। यस, ओपन इंटरेस्ट देखिए 18 लाख, ह्यूज बिल्डअप है यहाँ पर। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी कॉल। जी गुड आफ्टरनून, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड मेरी इस वक्त की जो कॉल है दैट इज इन नवीन फ्लोरिन एंड दैट इज ऑन द लॉन्ग साइड। नवीन फ्लोरिन में आज की जो बार है वो बहुत ही पावरफुल बार है, काफी लोअर लेवल से हुई है और काफी दिनों की नेगेटिव प्राइस एक्शन को एक ही सिंगल बार ने टेक आउट करा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड पे काफी कंटिन्यूएशन के चांसेस है और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करते हैं विद SL ऑफ 3670 तो ऊपर वाली साइड पे आपको बहुत ही जल्दी 3750 एंड इवन 3800 प्लस के नंबर्स दिखाई देने के चांसेस हैं। नवीन फ्लोरिन बाय 3714 पे 2.5% अभी भी ऊपर है। केमिकल स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। कुछ देर में बात करेंगे, एक बार डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे इस पे। जतिन गेडिया शेर खान से हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द CNBC आवाज टीम। जो हमारा ट्रेड होगा वो फेडरल बैंक में होगा। तो फेडरल बैंक में हमने देखा है कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हमें एक शार्प करेक्शन देखने मिला है और अभी नीचे के लेवल में 146 जो लेवल है वहां पे मल्टीपल सपोर्ट पैरामीटर्स पे आज के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेके एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना रहा है डेली चार्ट्स पे। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो फॉल है वो अरेस्ट हो गया अराउंड 146 और मेरे को लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश रैली या तो फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो सकता है जो 152 से लेके 155 तक चल सकता है। इसके लिए फेडरल बैंक सपोर्ट पे आया है तो बाय करने की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 152 एंड 155 और इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 143 का। ओके, फेडरल बैंक हो गई यहाँ पर एक पिक। ओके चलिए अब हेमांग जानी को भी जोड़ लेते हैं एक फंडामेंटल कॉल के लिए। हेमांग जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पसंद है आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज, और बहुत बहुत बधाई पूरी CNBC आवाज टीम को फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। और मुझे उम्मीद है कि और बड़े हाइट्स को हम छुएंगे। स्टॉक की अगर बात करें तो मैंने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX को चुना है और उसके मेन ट्रिगर्स 2 है। एक तो जो वॉल्यूम है वो पिकअप कर रहा है और जो कोल के प्राइस थोड़े से गिरे थे उसमें कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है कि जो मार्केट कपलिंग के कंसर्न्स थे
वैसे वो ओवरहैंग है, पर जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो चुकी है, क्योंकि एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी भेजा गया है फीडबैक लेने के लिए, तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है कि मार्केट कपलिंग होगा। और एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी इसकी जो पोजीशनिंग है वो काफी अच्छी है, तो हमें लगता है कि इसके अंदर डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। प्राइस टारगेट रहेगा 200 रुपए। प्राइस टारगेट रहेगा यहाँ पर 200 रुपये। IEX पर शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट भी हुआ है स्टॉक में। तो ये हो गया IEX। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, सिंस आप सब लोगों ने मुबारकबाद दी है वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, एक एज अ लीडर ऑफ द टीम ऑब्वियसली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस चीज़ को हाईलाइट करने की कि हमारी लीडरशिप है, लेकिन मैंने ये देखा है जज्बा। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने रिसेंटली F&O गुरुकुल किया था, उसमें किस तरीके से आपने, हमारे यहाँ जो डेस्क है उन्होंने, जो हमारे यहाँ पर ग्राफिक्स टीम है, जो हमारे यहाँ पर PCR टीम है, जिस लेवल का डेडिकेशन दिखाया, और वो भी लगातार 2-3 वीकेंड्स पे, फॉरगेट अबाउट वीकडेज, वो दिखाया, तो वो ये सब इस चीज़ में इसके पीछे जाता है, जिसे कहते हैं ना, एक रॉ मटेरियल है उस लीडरशिप का हमारे लिए। खैर, ये अब हम होप करेंगे कि कंसिस्टेंटली अब हम इस नंबर को मेंटेन रखें और इसको और आगे लेके जाएं, ये हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज होगा। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पर। हेमांग, एक बार जरा व्यू दीजिए अपना सिप्ला पर। क्या ये नीजर्क है, और क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या इसको अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे? देखिए अनुज, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ था कि ये जो न्यूज आई थी वार्निंग लेटर की, वो कल आई थी। कल तो स्टॉक ऊपर था 1.5%, और आज जो है वो उसमें जो नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो थोड़े सीरियस थे, डेटा इंटीग्रिटी के रिलेटेड। तो मार्केट ने काफी सीवियर रिएक्शन दिया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। इस तरह की चीजें कुछ क्लाइंट्स में होती है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने 1-2 एनालिस्ट से भी बात की कि जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी कंपनी ने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में शिफ्ट कर दिए, तो एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नहीं आएगा। तो डेफिनेटली सिप्ला जैसा स्टॉक अगर 7% नीचे मिल रहा है, तो एक मुझे तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही दिख रहा है। ओके, इनफैक्ट सिप्ला की बात हो ही रही है तो रिविजिट करते हैं इसको। आज का टॉप लूजर इंडेक्स में और F&O दोनों में, जानते हैं ये इतना गिरा क्यों है। और विवेक, जिन्होंने आज सुबह सुबह हमको इन्फॉर्म किया था कि क्या रीज़न है इस फॉल का, तो इसको एक बार विवेक के साथ ही वापस रिविजिट करते हैं। निफ्टी का सबसे बड़ा गिरावट आज सिप्ला के स्टॉक में दिखाई दिया है। सिप्ला में एक फ्रेश रेगुलेटरी एक्शन आया है। सिप्ला के ऊपर US FDA का वार्निंग लेटर आया है, और ये उसका पितमपुर फैसिलिटी उसके ऊपर है। सिप्ला ने नवंबर 18, 2023 को एक्सचेंजेस को बताया था कि उसे वार्निंग लेटर मिला है फॉर पितमपुर फैसिलिटी फ्रॉम द US FDA। इसका अगर हम टाइमलाइन देखेंगे, ये पर्टिकुलर फैसिलिटी का फरवरी 2023 ने US FDA में ये पर्टिकुलर प्लांट में इंस्पेक्शन किया था, और फॉर्म 483 में 8 ऑब्जर्वेशन दिए थे, काफ़ी सीरियस ऑब्जर्वेशंस थे। उसके बाद अगस्त 2023 ने US FDA ने ये पर्टिकुलर प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड OAI का स्टेटस दिया था। तभी कई सारे स्ट्रीट के एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो फैसिलिटी है इसका स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ये वार्निंग लेटर में एस्केलेट हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो कंटिन्यू कर सकता है सिप्ला, बट जो न्यू लॉन्चेस है ये पर्टिकुलर फैसिलिटी से, ये न्यू लॉन्चेस का आने US FDA से मंजूरी आना में देरी हो सकती है। अगर आप देखोगे तो सिप्ला के 2 की प्रोडक्ट्स है, और आप और एक चीज़ याद रखिए, सिप्ला के गोवा प्लांट और पितमपुर प्लांट, दोनों प्लांट में अभी वार्निंग लेटर है। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, एक है जेनेरिक एडवेयर जो अस्थमा ट्रीट करता है, और एक प्रोडक्ट है जेनेरिक एब्रैक्सिन। दोनों प्रोडक्ट का लॉन्च जो है वो जो FY24 में होने की उम्मीद थी, अभी वो FY25 में होगा, और इसके कारण आज सिप्ला के स्टॉक में काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे तो वार्निंग लेटर में US FDA ने क्या कहा है, नंबर 1 उन्होंने डेटा इंटीग्रिटी इशू के बारे में बताया है। हमेशा ये डेटा इंटीग्रिटी स्ट्रीट को काफ़ी तंग करता है। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने रिपीट ऑब्जर्वेशन और सिमिलर ऑब्जर्वेशंस इसके बारे में भी जिक्र किया है, बोथ गोवा एज वेल एज पितमपुर फैसिलिटी में, और दोनों फैसिलिटी याद रखिए अभी वार्निंग लेटर के अंदर है। और लास्टली US FDA ने बोला है कि आप एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए
और उनको बताइए कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उनसे राय लीजिए टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो ये सब के कारण आज सिप्ला काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है। बिल्कुल, काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है विवेक, शुक्रिया। मानस, टेक्निकली अब क्या करें? कल ऑल टाइम हाई लगाया स्टॉक ने, आज 7% नीचे। बिल्कुल, देखिए कल और आज के ट्रेंड में बिल्कुल अपोजिट पैटर्न दिख रहे हैं, क्योंकि कल तक हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे और आज स्टॉक ने एक ही दिन में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक फिलहाल के लिए तो थोड़ा दूर रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं तो शायद गिरावट बढ़ेगी और एक बार स्टॉक 1140 और 1120 की रेंज में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि 1140 पिछला लो था और 1120 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो उस जगह पर आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इस गिरावट पे अभी के लिए तो फिलहाल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जैम, आई थिंक इस प्लान को लेकर जो आई थिंक इस रिपोर्ट का जो जिक्र अभी विवेक ने किया, वो इस पूरे स्पेस में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसके चलते। हेमांग, ऑल दो आई थिंक ये एक कंपनी स्पेसिफिक इशू था, एक प्लांट से संबंधित, आपकी राय क्या है? फार्मा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सबसे अच्छा राइज था। आपकी प्रिफर्ड स्टॉक्स की लिस्ट में अभी भी फार्मा में क्या है हिमांग? और इनफैक्ट मैं आपको ये थोड़ी सी लिबर्टी भी देता हूँ, अगर इसमें आप कोई डायग्नोस्टिक या फिर हॉस्पिटल स्टॉक जोड़ना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं आराम से। देखिए, बहुत ही अच्छे नतीजे आए थे ये क्वार्टरली। अगर आप रिजल्ट्स देखें तो चाहे वो डॉक्टर रेड्डी हो, सिप्ला हो, सन फार्मा हो, ऑरोबिंदो, जो जेनरिक मार्केट है यूएस का, उसमें काफी अच्छे डेटा थे और जो मार्जिन एक्सपेंशन वो एक बेहतरीन हुआ है। सिर्फ ग्लेनमार्क में मुझे लगा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, या कुछ मिड कैप कंपनीज में जैसे लॉरस लैब में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। तो नतीजे काफी अच्छे थे और मुझे लगता है कि एज अ स्पेस अगर आप प्राइस पैटर्न भी देखें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इसमें काफी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ दिख रही है। मुझे लगता है कि फार्मा में एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। प्रिफर्ड पिक्स रहेंगे लार्ज कैप में सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, और मुझे लगता है कि टीवीज के अंदर भी एक एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे नतीजे अभी बहुत टाइम के बाद वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये फार्मा पे एक छोटा सा डेडिकेटेड डिस्कशंस था। इस बीच एक बार आप लेके आइएगा, डायरेक्टर साहब मेरे कान में मेरा इको आ रहा है, प्लीज़ उसे हटाइएगा। बलरामपुर चीनी, आई थिंक ये कल स्टॉक मार्क किया था अनुज ने, कंसिडरिंग रोलोवर्स। डायरेक्टर साहब प्लीज़ रोलोवर्स की शीट रखिएगा स्क्रीन पे। और अब ये इस वक्त CY23 और इनफैक्ट मई 2022 से अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। एक टेक्निकल पोजीशन लेते हैं इस पर, आपकी राय इस पर क्या होगी जतिन? अगर आप इसे ट्रैक करते हैं तो बलरामपुर चीनी ऑलमोस्ट इसमें अभी तक दिसंबर में नहीं रोलोवर्स करीब 38% हो चुके हैं। आपका टेक इस पर, टेक्निकल पोजीशन? देखिए, बलरामपुर चीनी की अगर जो मैं बात करूं तो मेरे को लगता है ट्रेंड इसमें बहुत ही बेहतरीन है और पॉजिटिव है। मेरे को लगता है जो डिप्स आ रहे थे वो बाय आउट हो गए हैं। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर में 500 के तकरीबन ये स्टॉक जो है वो चल सकता है। इसमें अगर जो करंट लेवल्स पे किसको पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम 455 का अभी लगा के रखेंगे। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते जाता है ऐसे ऐसे हम स्टॉप लॉस ऊपर लेते जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है वो आने वाले कुछ दिनों में एक शार्प अपमूव दिखा सकता है। ओके, चलिए आप बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के बारे में। टीसीएस के बायबैक की रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर है। मतलब क्या है, 25 नवंबर को टीसीएस की बुक्स में आपका नाम होना चाहिए, और क्योंकि हम T+1 सिस्टम पर काम करते हैं तो कल ऑब्वियसली उसके हिसाब से एक्स डेट हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप बायबैक के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं तो आज आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि अगर आप आज शेयर लेंगे और उसको डिलीवरी में लेंगे तो आपका नाम परसों जब बुक्स में होगा उसमें आएगा ये। लेकिन इसका पूरा बायबैक का गणित समझाने के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसीलिए वापस फोकस में आता हुआ टीसीएस। कल एक्स डेट, परसों शनिवार को रिकॉर्ड डेट, तो आज आखिरी दिन पार्टिसिपेट करने का। और जिस तरह के रीसेंट अपमूव्स आए हैं टीसीएस में, उसके बावजूद एटलीस्ट भाव के लिहाज से बायबैक का प्राइस आज भी अट्रैक्टिव है। 4150 रुपीज पे बायबैक हो रहा है, 3500 के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है, यानी कि 650 रुपए प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि करीब 18.5% के आसपास। तो भाव को लेकर तो एकदम जस्ट नजर आएगा, पर दिक्कत है
क्वांटम बायबैक का। भाई सुनने में 17,000 करोड़ रुपए आंकड़ा बड़ा लगता है, पर टीसीएस के साइज के लिहाज से है नहीं। 17,000 करोड़ रुपए मतलब 1.12% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का केवल, यानी कि 4 करोड़ 9 लाख शेयर्स ये खरीदेंगे बायबैक में। तो बहुत कम हुआ, 1.1% इक्विटी। तो ऐसे में एक्सेप्टेंस रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्टेंस रेशियो वो होता है कि जितने शेयर हमने दिए उसमें से कितने रीपर्चेज के लिए कंपनी ने लिए, उसका रेशियो। क्या दिया और उन्होंने कितना उसमें से लिया। कैलकुलेशन समझाता हूं आसान शब्दों में, हम रिटेल के लिए। सेबी के नियम कहते हैं जो कुल बायबैक है उसमें से 15% स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए होना चाहिए। और स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड डेट पे जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स हो। यह नियम है सेबी का। अब डिटेल में समझा दूं तो लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो टीसीएस ने अनाउंस किया था, उसमें जो रेजिडेंट होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल कहते हैं, छोटे शेयरधारक, उनके पास 16.44 करोड़ शेयर्स थे, 16 करोड़ 44 लाख। और खरीदे कितने जाएंगे? हमने बताया था 4 करोड़ 9 लाख शेयर्स का कुल बायबैक हो रहा है, उसका 15%, यानी कि 61,35,000। अब 16 करोड़ शेयर्स में से एक्सेप्ट होने केवल 61,35,000। गणित लगा लीजिए। एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब बन गया 3.7% का, अज्यूमिंग ये सारे शेयरधारक अपने अपने शेयर टेंडर करेंगे बायबैक के लिए। ये अजम्पशन है, पर आजकल अवेयरनेस बहुत है। एक्सेप्टेंस रेशियो ऐसे ही ज्यादातर लोग टेंडर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3.7% बनता है आपका एक्सेप्टेंस रेशियो। आज जो बायबैक के लिए गणित लगा के बैठे हैं या खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट गणित और रह जाता है। जो एक्सेप्ट हो गए वो तो बढ़िया है, बचे स्टॉक 3500 पे टीसीएस के खरीदना कितना जस्ट है, कितना सही है, कितना अट्रैक्टिव है, ये सवाल आपके लिए है। उस लिहाज से डिसाइड करिएगा कि टीसीएस के बायबैक में आज खरीदारी करूं या नहीं। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे इवेंट को समझाने के लिए। तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेप्टेंस रेशियो कम है और बाकी के शेयर्स आपके पास वापस आएंगे। तो हेमांग, आप क्या एडवाइस कर रहे हैं टीसीएस में? आज लेकर बायबैक में सरेंडर करें और जो बाकी के शेयर्स बचे हैं वो 3500 अच्छा रेट है लेने के लिए? देखिए अनुज, दो बातें हैं। एक तो इतने छोटे एक्सेप्टेंस के लिए शेयर खरीदना जस्ट फॉर बायबैक, वो तो इतना मुझे एडवाइजेबल नहीं लग रहा है। पर जो लोगों के पास ऑलरेडी शेयर्स है, और वो उसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती है कि 2 लाख से नीचे वाले भी होंगे, 2 लाख से ऊपर वाले भी होंगे, उनमें कोई हर्ज नहीं है। आप उसको टेंडर कर दीजिए, जो भी एक्सेप्टेंस होगा 5%, 6%, वो अपना एक्सेप्ट हो जाएगा हायर प्राइस पे। और जो जो जितने एक्सेप्ट होते हैं उतने शेयर मार्केट में से लेके उसको रखने चाहिए, क्योंकि ये भाव में मुझे लगता है कि टीसीएस जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। 1.5 साल से स्टॉक चला नहीं है, नंबर्स ठीक ठाक थे। यूएस में थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल बेटर फॉर टेक्नोलॉजी स्पेस, तो डेफिनेटली मेरा व्यू जो है टीसीएस पे वो पॉजिटिव है। तो टीसीएस पे पॉजिटिव है। रचना जी, टेक्निकली टीसीएस कैसा लग रहा है? जी, टेक्निकली टीसीएस इज लुकिंग गुड, और मैं इसका हायर टाइम फ्रेम चार्ट देख रही थी। अगर इसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट को स्टडी करा जाए तो इसका अपना भी ऊपर वाली साइड पे अगर मोमेंटम बना रहे आने वाले टाइम में, तो मीडियम टर्म का टारगेट इसका भी 4100 प्लस ही हो रहा है। सो इवन इफ यू आर नॉट गोइंग इन फॉर द बायबैक थिंग, तो भी यहाँ पे ये नंबर आपको आने वाले मीडियम टर्म में दिखना चाहिए। ओके, अच्छा वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, टीसीएस की आप एक और चीज़ देखें, बायबैक की हिस्ट्री देखें आप टीसीएस की, तो उसमें आपको एक अपने आप एक आंसर मिल जाएगा। 2017 को बायबैक आया था 16,000 करोड़ का, और 2850 रुपये तब इसका प्राइस था। 100% एक्सेप्टेंस रेशो था उस समय रिटेल का। 2018 में फिर 2100 रुपये पर आया वो 16,000 करोड़ का, तब 100% एक्सेप्टेंस रेशो था। 2020 में 3,000 रुपये था और जब बायबैक प्राइस था। 16,000 करोड़ रुपए का ये बायबैक था और 100% एक्सेप्टेंस रेशो तब भी था। और 2022 वाले में काफ़ी कम था एक्सेप्टेंस रेशो, और तब 4,500 प्राइस था। अब 4,100 समथिंग प्राइस है, और लेकिन इस बार एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो काफ़ी कम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये टीसीएस, हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि आईटी में स्ट्रेंथ है। आईटी में आप पिछले कुछ दिनों का अगर चार्ट देखेंगे
तो डेफिनेटली आईटी में एक स्ट्रेंथ है यहाँ पर, और बॉटम आउट तो हो चुके हैं आईटी शेयर्स, इवन लार्ज कैप आईटी शेयर, मिड कैप आईटी शेयर्स तो खैर अपनी अलग ही चाल चल रहे हैं, इवन लार्ज कैप आईटी भी बॉटम हो चुका है। जेम, तो टीसीएस आपने एग्जैक्टली रुझानों को समझा, हिस्टोरिकल और एक्सेप्टेंस रेशियो की व्याख्या अभी आई थिंक आशीष ने की ही, कम रहने का अनुमान है। खैर अब एक काम करते हैं, आईटी से निकलते हैं, इंडेक्स से बात हुई, स्टॉक से बात हुई, टीसीएस से बात हुई, अब थोड़ा सा मूव करते हैं कुछ और सेक्टर्स पे। अच्छा जो कर रहे हैं, एक रिवर्सल पॉइंट जनरेट कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग सिमेंस नाउ। एक बार स्क्रीन पे सिमेंस रखिएगा डॉक्टर साहब, और चार्ट भी रखिएगा और फ्यूचर्स की प्लेट रखिएगा 3625। अब सिमेंस घूमा है लगभग आप समझ लीजिएगा कि 9 नवंबर के आसपास, 23 नवंबर आज है। इस सीरीज़ के आखिरी चंक में इसमें सबसे बड़ा आज नवंबर की सीरीज़ का इंट्राडे स्विंग है। OI 70,000 शेयर जुड़े यहाँ पर। रचना जी, एक बात देखिएगा सिमेंस में, हालांकि वॉल्यूम्स कम है, लेकिन जिस दिन इसका रिवर्सल आया था 15 नवंबर को, जब ये 200 डिमा के ऊपर निकला था रिवर्सल, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब ये पूरी की पूरी 9 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की जो ट्रेजेक्ट्री है वो पार कर चुका है। हमें सिमेंस पकड़ने के लिए ये जगह अच्छी है क्या, अगर मुझे नवंबर के आखिरी में पकड़ के दिसंबर में रखना है तो? यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखेंगे तो ये करीब करीब 3 हफ्ते से स्ट्रांगली चल रहा है, और यहाँ पे फिलहाल जो लेवल है वहाँ पे एक छोटा सा हर्डल जरूर है, और 3 हफ्ते की पुरानी मूवमेंट भी है, तो सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। और वो कंसोलिडेशन अगर इस काउंटर को 3500 के ऊपर बनाए रखेगा तो फिर आगे जाके यहाँ पे कंटिन्यूएशन दोबारा होगा, नेक्स्ट अपस्विंग जनरेट होगा जो इस काउंटर को 3700 3800 की तरफ लेके जाएगा। पर माइनर हर्डल के लिए तैयार रहना चाहिए अगर आउटराइटली बाय करते हैं तो, और अगर थोड़ा वेट कर लेते हैं तो शायद थोड़ा पुल बैक पे आपको बेटर एंट्री मिले, ऐसे चांसेस भी है। ओके, अच्छा एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए आईओसी का इंट्राडे चार्ट देखते हैं जरा आईओसी, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय स्टॉक में। ये देखिए पिछले कुछ मिनटों का चार्ट 2% ऊपर। रुचित जुड़े हैं हमारे साथ, रुचित की कॉल लेते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहेगी आपकी स्टॉक पिक? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल मेरी आज की पिक है नवीन फ्लोरिन में खरीदारी की सलाह। सो आइडियली एक अच्छा करेक्टिव फेज स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में देखा है। अब देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे आ रहा है। सेकेंडली मैं इसके डेरिवेटिव्स के डेटा देख रहा तो आज लगभग 4 से 5% के ओपन इंटरेस्ट फ्रेश बिल्टअप हुए, यानी यहाँ पे स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन फ्यूचर्स में हो रही है, और कैश सेगमेंट में भी डेली एवरेज से काफी बेहतर वॉल्यूम्स आज के सेशन में हुए हैं। तो एटलीस्ट एक पुलबैक मूव 50 दिन के EMA के आसपास तक का ये दे सकता है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करें 3660 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 3800 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस, क्योंकि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में टॉप 3 सभी टू व्हीलर्स। क्यों दौड़ रहा है ये पूरा का पूरा सेक्टर? चलते हैं दीपाली के पास, दिल्ली। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और फास्ट लेन में है टू व्हीलर स्टॉक्स। लाइफ टाइम हाइस पर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, 52 वीक हाई पर हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड कर रहा है। और ये जो तेजी बनी है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम डिमांड्स, एक्सपोर्ट मार्केट के रिवाइवल की एक्सपेक्टेशंस और इन कंपनीज के पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के मद्देनजर ये तेजी हमने बनते हुए देखी है। आप फेस्टिव अक्टूबर के सेल्स आप देखेंगे तो 22% से लेकर 35% की ग्रोथ रही है इन तीनों कंपनियों के वॉल्यूम्स में पिछले साल के मुकाबले। फेस्टिव नंबर्स देखें, जो 32 दिनों का फेस्टिव पीरियड था, हीरो मोटो ने तो हाल ही में रिलीज भी जारी की थी। बेस्ट एवर फेस्टिव सेल्स उन्होंने रिपोर्ट की हैं। इन्वेंट्री उनकी पोस्ट फेस्टिव सेल्स जो यूजुअली रहती है वो काफ़ी कम हुई है, लो चैनल इन्वेंट्री उन्होंने रिपोर्ट की है। अगर आप बजाज ऑटो के फेस्टिव सेल्स देखेंगे तो वहाँ भी लगभग 20-22% तक की ग्रोथ रही है वाई बेसिस पे। दूसरी बात, एक कंसर्न जो था वो एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर था, स्पेशली बजाज ऑटो जैसी कंपनीज के लिए जिनका 48% जो एक्सपोजर है वॉल्यूम्स के लिहाज से वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। अगस्त ऑनवर्ड्स हमने यहाँ से थोड़े से पॉजिटिव टिक्स आते हुए देखे हैं। सिमिलर ट्रेंड सितंबर और अक्टूबर में भी जारी रहा है। तो एक्सपोर्ट मार्केट रिवाइव कर रहे हैं बजाज ऑटो जैसी कंपनीज के लिए, ये पॉजिटिव है। टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है। आज ही खबर आई है कंपनी ने वियतनामीज मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए करार किया है कंपनी के साथ। तो टीवीएस मोटर्स अपने फुटप्रिंट्स एनहांस कर रही है, इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पर काफी कामकाज कर रही है। सिमिलरली अगर आप टीवीएस एक तरफ इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पर काफी फोकस कर रही है तो बजाज ऑटो
भी अपने प्रोडक्ट पाइपलाइन को एनहांस कर रही है। प्रीमियम सेगमेंट में तो ये आ ही चुके हैं। ट्रायम्फ के साथ जो करार करके बाइक कंपनी लेकर है, उसके सेल्स वॉल्यूम्स अब रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे, वहां से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। सिमिलरली हीरो मोटोकॉर्प का जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है हर सेगमेंट में, चाहे 125 सीसी हो या फिर 250 सीसी एंड अबव ही क्यों ना हो। रूरल मार्केट में कंसर्न था कि इस बार मानसून उतना एक्साइटिंग नहीं रहा है, तो शायद रूरल डिमांड इंपैक्ट होगी, बट उस तरीके के कोई इंडिकेशंस फिलहाल दिखाई नहीं दिए हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे ही स्पेस को, और शायद यही वजह है, इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन की आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने तीनों ही स्टॉक्स पर अपना पॉजिटिव कवरेज जारी किया है, ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट्स भी अपर साइड पर रिवाइज किए हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि यहां से सेल्स भी इंप्रूव होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपनीज की आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। बजाज ऑटो के लिए 6100 से बढ़ाकर टारगेट 6400 का कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प का 3500 से बढ़ाकर लक्ष्य 3750 किया है, और टीवीएस मोटर्स का जो लक्ष्य है वो 1735 से बढ़ाकर 1830 कर दिया है। तो ये जेपी मॉर्गन का व्यू है, लेकिन बाकी हाउसेस भी इस पूरे स्पेस पर काफी बुलिश हैं। ओके दिवाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय टू व्हीलर स्पेस पर एक शानदार मूव। हेमांग, आपको अगर एक पिक करना हो इनमें से तो कौन सा होगा? डेफिनेटली अनुज, बहुत अच्छा रिवाइवल हमने देखा है सेक्टर के अंदर, और ये जो जनरल कंसेंसस था मार्केट का कि पैसेंजर व्हीकल्स में ही एक बड़ा ग्रोथ विजिबिलिटी है, उसके सामने ये चीज हमने देखी है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ, ये दोनों को अगर आप जोड़ के चले तो हीरो मोटर सबसे ज्यादा कंपेलिंग लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो नतीजे आए थे उसमें थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी था, और जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो भी बेहतर था मार्केट के एक्सपेक्टेशन के सामने। और जिस तरह का प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हार्ली डेविडसन के साथ जो टाई अप करके प्रोडक्ट रोल आउट किए, उसका भी रिस्पांस काफी बढ़िया है। तो जरूर मैं हीरो मोटर के साथ जाना चाहूँ। ओके, हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाना चाहेंगे। चलिए एक बार जरा 2-3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स और देख लेते हैं। HPCL भी लेकर आइए अब आप जरा। अब HPCL FNO का टॉप गेनर, 5% के मूव्स यहाँ पर, और ध्यान रखिए ये स्टॉक्स कल भी ऊपर थे और आज फिर 5% के मूव यहाँ पर। और ये हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर्स का खरीदने का टाइम आता है जब इलेक्शन खत्म होने वाले हों, क्योंकि बस अब सारे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और बाकी के 1-2 जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे अगले हफ्ते। उसके बाद ये कंपनियां फ्री होंगी अपने प्राइसेस बढ़ाने के लिए। तो ये मार्केट इसी उम्मीद में बस इलेक्शन के पास आते आते इनमें अच्छी रैली नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। तो ये इस समय आज के मूव्स। प्रशांत सावंत जुड़ गए हमारे साथ, उनसे कुछ कॉल्स ले लेते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहेगी आपकी पिक? जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। टाटा केमिकल्स मुझे यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन और एक बहुत ही टाइट स्क्वीज नैरो रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही है। नॉर्मली इसके बाद एक स्प्रिंग इफेक्ट आता है, तो 965 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 952, 952। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 985, 985 का। प्रशांत जी की कॉल है टाटा केमिकल। सुबह भी इस पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, अच्छा मूव दिया यहाँ पे। इस बीच सिप्ला और सिंक होता हुआ सारी पुट्स इसकी डे हाई पर आके ट्रेड कर रही हैं। तो सुबह की उस खबर के बाद एक भी वक्त ऐसा नहीं आया जब इसने छोटा सा भी पुल बैक दिया हो। सिंकिंग सिंकिंग सिंकिंग, और मेरे स्क्रीन पे पिछले 10 मिनट से सिर्फ इसके पुट्स जो हैं वो डे हाई पर आके रोटेट करती हुई। खैर, मैं बैंकिंग में आऊँगा थोड़ा सा, जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसमें एक बार जरा आप RBL बैंक को लेके आइएगा। इट्स 240 और अभी अभी स्क्रीन पर एक स्विंग आया और इंटरडे बेसिस पे अभी डे हाई पे खड़ा हो गया। अभी मेरे स्क्रीन में अगर आप देखें तो ये अलर्ट दिया RBL बैंक और डे हाई। आपकी राय शिल्पा जी? वॉल्यूम्स पे ठीक ठाक हैं, आज अपने सिंकिंग जोन से बाहर निकला है, और कोई ट्रेड आपको नज़र आ रहा है RBL बैंक में बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, RBL बैंक जब भी ये 240 जोन्स ब्रीच करता है तो ये तुरंत 252 255 के लेवल्स तक अप्रोच करता है। तो यहाँ पे 245 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली अभी ₹1.90 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप ₹1 का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो आपको ये आराम से 5 से 6 रुपये तक में ट्रेड करते हुए मिलेगा। नहीं शिल्पा जी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, बैन में है ये, तो कॉल नहीं ले पाएंगे इसमें। कैश का रेट बता दीजिए, कैश में क्या करें? जी यहाँ पे 248 लेवल बहुत सही है आपको यहाँ पे जाने के लिए। लॉन्ग्स आप 237 के स्टॉप लॉस है, ज़्यादा आपका रिस्क नहीं है, ₹3 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। 248 से 250 आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आ सकता है।
बिल्कुल। एक्चुअली आरबीएल बैंक आधे दिन बैन में रहता है, आधे दिन बैन से बाहर रहता है, तो टफ हो जाता है किसी के लिए भी। मैंने भी दोबारा चेक किया शिल्पा जी कि था कि नहीं यार बैन में, मैं कहा एक बार कंफर्म कर लूँ कि बैन में है या नहीं है, उसके बाद ही आपसे पूछूंगा ये बात। लेकिन हाँ, है ये बैन में अभी। खैर, तो इसके लिए तो अब आपको ये जो ट्रेड है ये स्पॉट में लेनी होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रशांत जी, कोई ट्रेड ली जाए यहाँ पर? जी, यहाँ पे अनुज जी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मैं अगर पैटर्न देखूं तो मुझे इस लेवल से जहाँ पे ज्यादा स्कोप लग रहा है, वो आईओसी करीबन 103 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ 101 के आसपास भी स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहा जा सकता है। ये स्टॉक कंफर्टेबली 108 109 तक जा सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करंट पोजीशन और करंट प्राइसिंग के बेसिस पे ये स्टॉक मुझे बेटर लग रहा है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको, और उसके बाद इनफैक्ट उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं हम। शिल्पा जी सस्ता ऑप्शन ट्रेड आज लेकर आई हैं हमारे लिए। रचना जी से हम लेंगे एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार प्रशांत सावंत से लेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ हेमांग जानी जुड़े हुए हैं। तो ये चारों के चारों कॉल्स इनफैक्ट शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, रेडी है आपका ऑप्शन ट्रेड? जी बिल्कुल। यहाँ पे सस्ता ऑप्शन मुझे सन टीवी में अच्छा भी लग रहा है। सन टीवी में बहुत अच्छा एक स्कोप है अभी। 670 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें आप सस्ता ऑप्शन अटेम्प्ट लीजिए, जो रफली अभी 7.5-8 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 रुपये का मेंटेन कीजिए, और टारगेट्स ऑफ 14 to 16। ओके, सन टीवी ये यहाँ पर एक दिन की करेक्शन और उसके बाद लगातार अच्छा मोमेंटम, तो ये कॉल आप ले सकते हैं 670 की कॉल। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार? And that is in Polycab के futures. Polycab के futures usually that's a very strong stock, पर आज यहाँ पे strong downfall भी आ रहा है 2 दिन से, और थोड़ा अभी सपोर्ट दूर है। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स के हिसाब से 50 to 60 का एसएल लगाए, और अगर इसको शॉर्ट करें तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 5190। ओके, पॉलीकैब सेल, थोड़ी एग्रेसिव कॉल आपकी। करीब 51,000 शेयर यहाँ पे घटे भी हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 0.2% नीचे। प्रशांत सावंत जी के पास चलते हैं आज का चार का चमत्कार पिक करने के लिए। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, मुझे एक स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, होगा वोकार्ड फार्मा। इसको अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो करीबन 2.5 साल के बाद ये वीकली 200 MA के ऊपर क्लोज होके ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 320 320। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रेट होंगे करीबन 385 से लेके 390 के। ओके, वॉकहार्ट 340 पे कैश की कॉल है ये फार्मा स्टॉक्स में। प्रशांत जी की अब चलते हैं मिड कैप फंड। हेमांग जी के सौजन्य से आएगा ये। हेमांग, क्या पिक करेंगे आप मिड कैप में? मैंने मिड कैप सेगमेंट के अंदर फर्टिलाइजर स्टॉक को चुना है। आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, 123 का उसका प्राइस है। मुझे लगता है कि इसके अंदर 145 के लक्ष्य के साथ काम किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखें तो जो फर्टिलाइजर के जो दाम है, प्राइसिंग है और वॉल्यूम, वो दोनों में एक बढ़ोतरी देख रहे हैं। और रिसेंटली एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज आया था कि 375 करोड़ की जो सब्सिडी के रेट्स में जो बदलाव किया गया, वो मेरे ख्याल से ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और आगे चल के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और रिफॉर्म्स इसके अंदर जो है वो यूरिया और न्यूट्रिएंट बेस्ड दोनों के अंदर आएंगे, जिसका फायदा पूरे सेक्टर को मिल सकता है। तो आरसीएफ जो है मेरी मिड कैप में पिक रहेगी। आरसीएफ रहेगी मिड कैप में पिक इस समय हेमांग जी की। चलिए चारों की चारों कॉल्स रिविजिट करते हैं इसके बाद। शिल्पा जी, सन टीवी का 670 का कॉल यहाँ पर 2 दिन के करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा अपमूव यहाँ पर 14 और 16 रुपए के टारगेट, 4 रुपए का यहाँ आपको लगाना है स्टॉप लॉस। रचना जी ने एक अग्रेसिव कॉल ली है पॉली कैप के फ्यूचर्स में, एक सेल कॉल। 2 दिन से आप प्रॉफिट टेकिंग है तो 2% नीचे अभी 5190 के टारगेट है यहाँ पर 50 to 60 के स्टॉप के साथ। और उसके बाद वोकार्ड फार्मा है प्रशांत सावंत की पिक, 385 और 390 के टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। और हेमांग जानी की पिक है आरसीएफ। एक बार जरा पॉलीकैब, मैं एक बार जरा इंटरडे देख लूँ पॉलीकैब का। मैं शायद वो स्टॉप लॉस टारगेट मुझे गलत लग रहे हैं यहाँ पे या कुछ। रचना जी सॉरी, एक बार दोबारा बताएंगे आप? आज यार गिरा है एक्चुअली, इस रिकमेंडेशन के बाद गिरा है ये स्टॉक, तो टारगेट के करीब आ गया इसके लिए। 50 to 21 पर ये आया। 5190 बोला आपने टारगेट रचना जी? यस यस। ओके,
5190 बोला, वो ऑलरेडी एक्चुअली टारगेट के अब काफ़ी करीब आ गया है ये इस स्टॉक का। खैर एनीवे, सिप्ला 8% नीचे आ गया। अब सिप्ला में बहुत बड़ी गिरावट अब, और सुबह ऐसा लग नहीं रहा था। और वीरू निफ्टी क्या करें इसमें बताइए, 19800, ना इधर का ना उधर का। और आज एक्चुअली ऐसा दिन है ना जिसमें आज अगर आपको पैसा खोना है तो आज जैसे दिन पे ट्रेड करिए। अगर आपको निफ्टी में पैसा खोना है तो आज जैसे डे पे ट्रेड करिए, स्पेशली सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने आपको एक ट्रेड दे दी, सुबह अच्छे से एंट्री जोन दिया, उसके बाद एक वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन आया एग्जैक्ट 19875, वहां से गिर गया। उसके बाद पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं है, उसके बाद पूरे दिन सिर्फ ऑप्शन राइटिंग अगर आप कर सकते हैं, और वो रिटेल के लिए है नहीं, तो उसके बाद पूरा दिन था ऑप्शन राइटर्स का, वो रिटेल के लिए। बिल्कुल। और अनुज, अच्छे दिन छुट्टी लिया आपने, यकीन मानिए। अगर बहुत बड़े हमारे पास संकेत नहीं है, ट्रिगर्स नहीं है, और यहीं पे 19,800 पे रह गए, तो वो छुट्टी आपने बहुत अच्छी तरह पे ली। अनुज, बचपन के वो 4-5 साथी, मतलब वो दोस्त छुट्टी के लिए जुटाने मुश्किल हो जाते हैं ना, कैसे करा है इस बार ये है वीरू? मतलब मुझे पता नहीं है, आप एक बीच में एक वीडियो आया था, बहुत हिट हुआ था वो, जिसमें 3 दोस्त आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि यार कुछ सीन कर लो। तो पहले एक दूसरे को फोन लगाता है, बोलता है कि यार बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं, एक सीन कर लो। बोले हाँ ठीक है। बोले तीसरे को भी लाइन पे ले लेते हैं, और तीसरे को लाइन पे लेते हैं, बोले हाँ सीन कर लो। बोले क्या करते हैं? बोले तो चलो इस वीकेंड चलते हैं। बोलते हाँ चलो चलो। बोलते कहाँ चलना है? बोलते चलो पनवेल चलते हैं, वो वहाँ पे फार्म हाउस बुक कर लेंगे। वो बोलता हाँ चलो चलो। बोले कब चलना है? बोले कभी भी चल लो। बोले अच्छा चलो ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते का बनाते हैं। बोलता नहीं यार अगले हफ्ते तो मुझे कुछ काम है, तो उसके अगले हफ्ते चलते हैं। बोलते हाँ ठीक है, उसके अगले हफ्ते चल लो, कोई टेंशन नहीं है। तो दूसरा बोलता नहीं यार उसके अगले हफ्ते मुझे कुछ काम है। फिर वो ऐसे होता रहता है। तो ये जो हमारा प्लान है ना वीरू, ये हमारी जो हम 3 दोस्त हैं, हमारी 25 ईयर्स ऑफ रीयूनियन कॉलेज का, ये एक्चुअली पिछले साल का दिसंबर का प्लान था। पिछले साल दिसंबर का प्लान था, जो अब जाके इस साल नवंबर में हो रहा है। और वो भी एक तरीके से एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक धमकी दे दी गई कि बॉस अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं ग्रुप छोड़ दूंगा। तो फिर जाके वो प्लान बना, और फिर जाके फाइनली ये मटेरियलाइज हुआ। जी हाँ। बचपन के दोस्तों को जब आप ग्रुप में चैट पे मतलब जलील ना करो ना, और उनको मतलब बिल्कुल ही मतलब शर्मिंदगी की हद तक गिरा ना दो ना आपको, तब वो तक नहीं आता। मैं रोज अप्रैल में अटैम्प्ट ले रहा था, आप यकीन मानिए। अप्रैल में मैंने एक अटैम्प्ट लिया, मैंने शुरू किया, लीड लिया कि भाई हम ऋषिकेश में एक गेट टुगेदर करेंगे, वहाँ एक बड़ा अच्छा सा रिजॉर्ट है। कुल मिला के 7 लोग तय हो गए, और जाते जाते आखिरी में हम 3 थे, लेकिन हम 3 भी गए। मुझे इस बात का एटलीस्ट अगर आप देखें फ़क्र है कि हम 3 तो गए, और बचपन के दोस्तों के साथ समय अगर बिताने को मिले ना, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ऋषिकेश हरिद्वार का चुनाव किया है अनुज ने इस रीयूनियन के लिए, ये भी अच्छी बात है। तो एंजॉय योर ट्रिप अनुज। कोई अगर ज़रूरत हो तो मेरे को कॉल कीजिएगा। बिल्कुल वीरू, कोई भी सुविधा, कोई भी दुविधा हो तो मेरे को कॉल कीजिएगा। 100% आप स्पीड डायल पे रहेंगे मेरे। मैं बिल्कुल 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 ऋषिकेश हरिद्वार मैं खुद बता रहा हूँ अनुज, अब मैं जब जाऊँगा ना तो मैं भी ऋषिकेश, और एक काम ज़रूर करिएगा, शाम को परमार्थ निकेतन की आरती ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। उससे ज़्यादा शांति कोई चीज़ नहीं देती। बिल्कुल, वो आरती ज़रूर अटेंड कीजिएगा अनुज। जो शांति मिलेगी दिमाग को, वो वैसी कहीं नहीं मिलेगी। ओके चलिए अब कुछ और बात करते हैं फिर। बिल्कुल वीरू, ध्यान रखूंगा मैं इस चीज़ का। अब जरा एक बार फिर से मार्केट पे आते हैं और कुछ और स्टॉक्स एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखते हैं कहाँ पर ऐसा मोमेंटम आ रहा है। अच्छा एक बार HDFC बैंक लेकर आइए अब जरा। और वीरू, HDFC बैंक ने एक थोड़ा सा आज कल के बाद थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखाया है। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि क्या यहाँ पर थोड़े साइन बन रहे हैं बॉटमिंग आउट के। ये आज का प्राइस पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है HDFC बैंक का। मानस, कोई व्यू बन रहा है HDFC बैंक पर? देखिए पिछले हफ्ते 15 तारीख को जब से स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर सस्टेन होने शुरू किया है, तब से ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। और इस रैली में जो हम पिछले करीब 6-7 दिनों से देख रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड जो देख रहे हैं, आई थिंक ये 1550 1560 की रेंज में जा सकता है। तो मेरी राय में तो एक अभी बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू लेना मुश्किल है, लेकिन बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1509 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1550 और 1570 के टारगेट सेट करिए। ओके, आपकी स्क्रीन पर HDFC बैंक। अनुज मुझसे कह रहे हैं कि किसी से पूछा नहीं आपने, किसी गेस्ट से
कि उनका प्लान क्या है। मैं अनुज जानते ये पूछूंगा ना तो सबसे पहले मानस गुस्से में आ जाएंगे। मानस को मैंने पिछले 1 साल से फिरकी दे रखी है कि लखनऊ आऊँगा, आपके साथ जाऊँगा, चौपटिया चौराहे जाऊँगा, बिरयानी खाऊँगा, लखनऊ आऊँगा। अब यकीन मानिए 1 साल से मैंने फिरकी दे रखी है इनको। अच्छा, आप सभी से गुजारिश है, आप लोगों के पास कोई ऐसा नुस्खा हो बचपन के दोस्तों को जुटाने का एक बार फिर से, या फिर कोई प्लान हो दिसंबर का, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। मानस, इस बार लखनऊ का माहौल बहुत अच्छा होगा, सर्दी खूब पड़ रही है, हजरतगंज में घूमने मज़ा आ रहा है अभी से, दिसंबर फर्स्ट वीक, नवंबर लास्ट वीक में। देखिए, जाना तो नहीं हुआ अभी, लेकिन क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अगर आपको लखनऊ आना हो, और स्पेशली अगर आपको जो लखनऊ के नॉनवेज है उसको एंजॉय करना हो, तो आई थिंक ये सबसे सही समय है जब आप आ सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका, इस मौसम में जरूर आप आइए। इस वक्त घूमना तो वाकई, खैर चलिए डेफिनेटली आएंगे, और एक पार्टी वहाँ पे भी होगी। मेनवाइल आपकी स्क्रीन पे अभी HDFC बैंक की कुछ देर पहले बात हुई थी। अब ऑन सीरियस नोट, अब अगर हमें कल में या फिर नेक्स्ट जब हम वीक ट्रेडिंग रिज्यूम करेंगे, कोई स्टॉक अगर इस बाज़ार की ट्रेजेक्ट्री को बदल सकता है तो वो कौन सा होगा? लेट्स ब्रिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 2394। एक बार इसके स्टैट्स लेके आइएगा। इसकी 2400 की कॉल पुट सेम क्वांटम में स्क्रीन पर रखिएगा। शिल्पा जी, आपने रीडिंग की क्या रिलायंस की? और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 8 अगस्त से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बाइसेक्ट किया। वीकली चार्ट्स पे ये सभी एवरेजेस के ऊपर एक क्लोज होगा। आप रिलायंस को कैसे रीड कर रहे हैं मैम, और ये कितना बड़ा रिवर्सल पॉइंट है रिलायंस के लिए? जी वीरेंद्र जी, ये मंडे भी हमने इसी पे बात किया था कि 2380 के ऊपर इसका भी सस्टेनेंस कितना पॉजिटिव है, बट ऑफ कोर्स 2400 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू करे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से 2445 2460 जोन्स को अप्रोच करेगा। तो रिलायंस पॉजिटिव है, अभी भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 2380 का ही स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, बहुत पॉजिटिव है। और जैसे ये 2400 के ऊपर जाएगा और थोड़ा सस्टेन करेगा तो इसमें आप देखेंगे कि मोमेंटम और ज़्यादा एग्रेवेट होते दिखेगा, जहाँ पे 2445 से 2460 आपको इमीडिएट बेसिस में दिखेगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। निफ्टी के कई शेयरों में अब देखिए ज़ोरदार तेज़ी, कुछ शेयर शिखर पर हैं तो कुछ 1 साल की ऊंचाई पर। निफ्टी शेयरों का ये दिलचस्प आंकड़े का एनालिसिस लेकर सुमित स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुमित, बताइए। तो निफ्टी में आपको भले कुछ शेयर ऐसे दिखेंगे जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कई शेयरों ने नए ऊपरी स्तर भी बनाए हैं। तो पहले कुछ नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर निफ्टी के करीब 1 साल की ऊंचाई के करीब 11 शेयर आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि 1 साल की ऊंचाई पर, यानी कि 52 वीक्स हाई पर निफ्टी 50 के स्टॉक जो है उनमें कुछ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और रफली 11 शेयर हैं। और इन 11 शेयरों की सूची में कुछ नाम भी आपको दिखाई पड़ेंगे कौन कौन से वो शेयर, लेकिन उससे पहले रिकॉर्ड हाई पर भी करीब 16 शेयर हैं। तो अगर आप निफ्टी के 11 शेयर 52 वीक्स हाई पे देख रहे हैं तो 16 शेयर ऐसे हैं जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे भी कई शेयर हैं जो कि 4 से लेकर 14% दूर है अपने 1 साल के ऊपरी स्तरों पर, और वो है 21 शेयर, यानी कि आधी करीब निफ्टी ऐसी है जो कि साल के जो 4 से लेकर 14% दूर है अपने नए रिकॉर्ड्स, नए साल के ऊपरी स्तरों के। इसके अलावा कौन कौन से शेयर जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं, उसमें से अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, लार्सन एंड टूब्रो, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे नाम हैं अमंग ऑल जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर हैं। कौन से शेयर रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है, उसमें आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि रिकॉर्ड स्तरों के करीब कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा साल के ऊपरी स्तरों पर HCL टेक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि साल के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि कुछ दिग्गज ऐसे भी जो साल के निचले स्तरों के आसपास है, उसमें HDFC बैंक, UPL जैसे नाम भी हैं, लेकिन अदरवाइज मेजर ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो साल के ऊपरी स्तरों के आसपास या फिर लाइफ हाइज के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय इंडेक्स स्टॉक का एनालिसिस। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेकर लौटेंगे, मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे हमारे साथ। का बिग मार्केट वॉइसेस में कमाई वाले थीम, शेयर और आगे के बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी।
मेलबोर्न जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कोई फ्रेश इस समय थीम जो आपको अच्छी लग रही हो, जहां पर आप इस लेवल पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं? अरुण जी, आई थिंक माय व्यू कंसिस्टेंट रहा है और मैं कहता हूं कि जो दिसंबर 3 के जो आउटकम अपने सामने से निकल जाएंगे, तो आई ऑनेस्टली डोंट सी एनी प्रॉब्लम अनलेस आउटकम कम्स जस्ट कॉन्ट्ररी टू व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। तो मेरा शॉर्ट टर्म में डर सिर्फ स्टेट इलेक्शन वर्डिक्ट का है। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, खास करके अक्टूबर में जब ये मार्केट जोर से लुढ़का था, सब लोग डर गए थे, वापस नीचे के लेवल लोग कह रहे थे, वहाँ से अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को भी देखो, आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स 5% के आसपास सेटल डाउन हो गया है। विल इट स्पाइक अगेन टू टेस्ट दैट लेवल? हो सकता है। डॉलर इंडेक्स हैज़ कम डाउन, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। फेड का जो रेट हाइक्स था पॉसिबली जो होना था हो गया है। तो इफ़ यू सी दिस ग्लोबल फैक्टर्स जिसके लिए मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब था, आई थिंक दोज पॉसिबली कुड बी बिहाइंड अस। रही बात जियो पॉलिटिकल की, आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड एनीबडी स्पीक ऑफ रशिया यूक्रेन फॉर द लास्ट ओवर 1-2 months। और अभी जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, आई थिंक एज आई हैड मेंशन्ड कपल ऑफ वीक्स अगो, कि जब तक ऑयल remains in a state of moving here and there और ऑयल को कुछ नहीं होता है, तो दिस geopolitical problem also will be largely ignored by the market जो अभी हो रहा है। On the other hand, let's be very honest, इंडिया, आप भी काफ़ी FIS को इंटरव्यू देते हो उनका, everybody is gung-ho about इंडिया। इसके साइड पे अगर आप चाइना को देखो तो चाइना का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, ओपनिंग अप कर रहे हैं, लूजनिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग फाइन, बट टिल द टाइम चाइना रिमेन्स इन द प्रॉब्लम एरिया, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली कंटिन्यूइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अ मार्केट लाइक इंडिया। सो आई फील दैट ग्लोबली आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ इंडिया एज अ मार्केट। अट्रैक्शन हो रहा है यार, वैल्यूएशंस रियली एक्सपेंसिव। मैं कहूँगा कि सर्टन सेक्टर्स में वैल्यूएशंस डेफिनेटली आर एक्सपेंसिव, बट ऑन द होल इफ यू आस्क मी, देयर आर रीजंस व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि आई विल बी एबल टू डिफेंड द वैल्यूएशंस इन इंडिया। भले ग्रोथ आगे चल के आरबीआई का रिसेंट मेजर आया, कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, ऑल सेड एंड डन, दिस वैल्यूएशंस ऑन द होल कैन बी डिफेंडेड एक्सेप्ट इन सर्टन सेक्टर्स वेयर वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सो ये मार्केट पिछले 2-3 महीने से जो है, मैं फिर से वही बात कहूँगा, इट्स अ क्लियर बॉटम अप मार्केट। अगर आपको मार्केट में डर लग रहा है, गो एंड बाय इनटू सम फ्रंटलाइन स्टॉक्स where the downside is limited, because frontline stocks ने पिछले 6 महीने में most of them ने कुछ नहीं किया है। People have made much more money than the appreciation in the frontline indices, only because people have learned to identify and buy good quality stocks। तो आज भी अगर bottom up approach रखेंगे, तो I think there are still quite a few stocks across various sectors which according to me look attractive। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि we are just 5 months away from parliament elections, state election में कुछ भी हो रहा है, Indian market has done relatively much better than other markets, then go and buy into select frontline stocks जिसमें कुछ action पिछले 6-8 महीने में नहीं हुआ है और downside काफ़ी limited है। So there are stocks to buy, there are few stocks in the frontline also, but on the whole I personally believe कि bottom up approach will continue to do well and pay dividends to investors। ओके, तो मेलबोर्न कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं फिर। HDFC बैंक ले रहे हैं क्या इसको? आई थिंक आपने जो कहा, मैंने जो कहा, आई थिंक यू हैव गिवन द बेस्ट एग्जांपल पॉसिबल। आई थिंक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट्स, गो एंड बाय HDFC बैंक। आई थिंक द डाउनसाइड फ्रॉम हियर वुड बी 5 to 7% and upside certainly will come। 2-3 quarters I think will be under pressure because of ample liquidity, and there is a cost always involved to liquidity, which is being taken care of. Plus compliance and regulatory जो cost था is all going to get absorbed. So while HDFC Bank at 1500 may not look attractive to a trader, it is a stock in which you can protect yourself if you are feeling a little uneasy in this market. So मैं कहूँगा HDFC Bank भी है, ICICI Bank भी है, Kotak भी है, I think Reliance Industries is there, are stocks where मज़ा नहीं आया है फॉर टू ट्रेडर्स। लास्ट 6 months में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिस इज द वे ट्रेडर्स थिंक, बट दिस आर द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी वेयर द डाउनसाइड इज लिमिटेड इफ एंड व्हेन देयर इज अ डाउनसाइड इन द मार्केट फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड अपसाइड विल सर्टेनली कम। सो दिस आर द जूवल्स ऑफ द स्टॉक मार्केट व्हिच आर लार्जली इग्नोर्ड। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आज, नोबडी टॉक्स अबाउट देम राइट नाउ।
But these are the stocks जहाँ पे I think somewhere you can start doing an SIP and buy into it for the next few months. Ultimately returns will come. They are great companies, the great banks. नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। महबून, आज और बीते 4-5 दिनों में एक स्पेस में थोड़ी सी नीचे वॉल्यूम्स प्राइस परफॉर्मेंस की हरकत फिर बढ़ी है, एंड दैट्स केमिकल। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू हो या फिर आपने बाय किया हो, बट फिर भी कंसिडरिंग जो पिछले 1-2 महीने में थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी आई है केमिकल्स में, उसको देखते हुए आपकी राय कुछ केमिकल्स को चेस करने की है या फिर आप अवॉइड करेंगे इस वक्त? I think अगर केमिकल्स की बात करो तो इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ कमोडिटी केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, तो मैं समझता हूँ कि क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स विच आई अंडरस्टैंड वेल, वहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। बट अगर आप जनरल बात करो तो आई थिंक क्वाइट अ फ्यू केमिकल स्टॉक्स आर स्टिल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इफ़ यू आस्क मी। तो जो कंपनी जिसको मैं समझता हूँ, क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग दो स्टॉक्स, मैं नाम दूंगा उसमें, आई वुड से मे बी अ नेम लाइक अ तत्वा चिंतन, जिसका रिजल्ट खराब आया है और शायद खराब रहेगा 1-2 क्वार्टर के लिए, लेकिन ये भाव से इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर द लॉन्गर टर्म का मतलब रियल लॉन्गर टर्म, क्योंकि जो साइकिल जो उल्टी हो गई थी स्पेशलिटी केमिकल्स का, कहीं ना कहीं इट विल टर्न अगेन, एट दैट टाइम क्विक मनी, फास्ट मनी विल बी मेड। तो कोई गाय नहीं है खरीदने के लिए। द स्टॉक मे सैग एट दिस प्रेजेंट लेवल, बट अल्टीमेटली इट कैन बी बॉट इनटू फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल। दूसरा एक कंपनी जिसको मैं पसंद करता हूँ, पहले भी रिकमेंड करते आ रहा हूँ और पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम पेट्रो। आई थिंक ये लेवल के आसपास मुझे लगता है कि 4 फिगर स्टॉक होने की तैयारी में अगले 12 से 18 महीने में। कंपनीज लाइक साधना नाइट्रो ऑल्सो लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो देयर आर पॉकेट्स इन द स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट वेयर पीपल कैन गो एंड बाय, बट कहना कि वैल्यूएशन वाइज अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग इज अट्रैक्टिव, ऑनेस्टली would not be fair. At least I am not going to say that. So भले एक थोड़ा सा रैली आए इस पे, I am not going to say the worst is over for this sector. But there are companies in this space, yes, जिसके साथ मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाने का अपॉर्चुनिटी ज़रूर आया है। The stocks have come off from very higher levels, most of them. इसका मतलब नहीं जाके खरीदो, but there are stocks, at least the 3 stocks which I understand well, उसका मैंने नाम स्पेसिफाई किया था विद क्लियर डिस्क्लोजर। आई पर्सनली एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल यील्ड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स एंड टू द व्यूअर्स ऑफ व्हाट यू क्वेश्चन। साहब, महबून जी, आपका एक व्यू चाहूँगा। मतलब भले ही आपने उस स्टॉक पे कोई बाय या फिर सेल दिया हो ना हो, लेकिन दूर बैठ के तो आप देखते ही होंगे उस स्टॉक को। हुनासा, आई मीन मामा अर्थ, आई मीन जिस प्राइस पे ये IPO आया था, प्रथम दृष्टांत वो शायद आपको एक्सपेंसिव लग रहा था, और जिस प्रकार की हिस्ट्री रही है इस स्पेस की, पर इस कंपनी को आपने पढ़ा है महबून, और जिस प्रकार की अर्निंग्स रहीं और जो प्राइस सेक्शन आज स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? आपका व्यू इस स्टॉक पे? कौन सा स्टॉक कहा? मैंने सुना है सर। मैं हुनासा की बात कर रहा हूँ, मामा अर्थ, जिसकी अर्निंग्स भी आई, हालिया लिस्टिंग। आई थिंक अर्निंग्स जो आए थे वॉज ब्रिलियंट। आई थिंक मे बी जब ये IPO आया था, नॉट मेनी पीपल वर रेडी टू स्टिक द नेक आउट एंड टॉक गुड थिंग्स अबाउट दिस कंपनी, बट जो नंबर्स जो कल आए थे वो ब्रिलियंट, एंड आई पर्सनली बिलीव अगर ये नंबर्स कंपनी मेंटेन करेगा अगले 1-2 क्वार्टर के लिए, आई थिंक द स्टॉक डिस्पाइट द रैली टुडे आई थिंक शुड गो अप हायर। तो मैं कहूँगा कि आई एम एडमिटिंग कि आई वाज आल्सो इन दैट ग्रुप विच बिलीव्ड कि ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, but the numbers were a brilliant surprise, pleasant surprise, and stock movement has not surprised me at all. और अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँगा कि if this numbers continue for 1 or 2 more quarters, this growth continues for 1 or 2 more quarters, the stock has to go higher. ओके, निफ्टी थोड़ा 19,800 के आसपास 3 PM मूव, लेकिन अगेन बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास नहीं। 19,800 लग रहा है कि 19,800 की कॉलर पुट दोनों जीरो होने के मूड में है, वहीं पर ही एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। HPCL वापस लेकर आइए एक बार आप, टॉप गेनर 7% के मूव्स यहाँ पर। मेहरबून, ये एक नॉर्मली एक ट्रेंड होता है कि इलेक्शन से पहले काफ़ी सेलिंग आती है और जैसे ही इलेक्शन खत्म होने के करीब आते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को शेयर चलना शुरू हो जाते हैं। इसको इसी तरीके से देखा जाए या कोई और व्यू होगा इस समय? सर अनुज जी, देखिए, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल पे काफ़ी पॉजिटिव था, आज भी हूँ। आई थिंक OPEC मीटिंग हैज गॉट possibly postponed because there is a problem among the various countries that they are not ready to
come to a consensus right now. I think वो भी एक पॉजिटिव रहा है. तो 80-81 के आसपास अगर ऑयल रहता है for some more time to come, I think all marketing companies may go further. और आप जो कहते हो इलेक्शन के पहले and all, I think yes, you are spotting it right. It has always happened. but अगर ऑयल 80-81 के आसपास रहता है तो this positive sentiment towards oil marketing companies could continue for some more time to come. But on the whole, if you ask me, I think oil remaining at 80 for a long period of time मुझे personally लगता नहीं है, because somewhere along the line global growth will come back and 80-81 is not going to remain 80-81. So अगर आप मुझे पूछे तो I would be a contrarian right now and I would possibly go and buy into the oil majors like an ONGC or an Oil India, especially ONGC, where I personally believe कि अगले 2-4-5 महीने में the stock should be at least 10-15% higher for you. This is my personal feeling. With clear disclosure, I am invested in ONGC. Okay, invested in ONGC. टू व्हीलर्स में क्या राय बन रही है इस समय मेहरबून, आज का सेक्टर ऑफ द डे? मेहरबून जी, टू व्हीलर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स. Yes. I think टू व्हीलर्स के बारे में मुझे पूछे तो मैं कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स वुड बी अ डिफेंसिव बेट फॉर ईयर, बट उसमें एक नाम निकल कर आता है विच आई हैव ऑलवेज लाइक दिस कंपनी, लाइक द मैनेजमेंट. आई हैव गॉट रीजंस फॉर स्टेटिंग दैट इज बजाज ऑटो. अगर आप मुझे कहेंगे कि बजाज ऑटो अगले 2-2.5-3 साल में अगर एक 10,000 रुपये का स्टॉक होगा तो आई विल नॉट स्टॉप यू अपॉन. This stock, according to me, should be at least 100-125% higher from where it is today. I've been very positive on it. I have been an investor for many years now. मैं कहूँगा this is one management in the country which is absolutely clear in what it wants to state. Number 2, this is one company जो कभी कटोरी लेके investors के पास गया नहीं मुझे पैसे दो. They have always managed everything from the internal accruals. The growth has been good. They are improving the network. Premium segment में marketing जा रहा है. So exports are gradually picking up for it. So this is the stock, if you ask me. I think अगर approach का moment देखोगे तो you will somewhere miss. This is the stock which, despite the fact that auto is a little bit of a cyclical industry, I think this is the stock which you can possibly go and buy, even despite the recent appreciation जो stock ने देखा है as a part of your core holding. So this is the stock which I have liked, and since you mentioned two wheelers, I think मैं जानता हूँ कि there are other contestants like TVS is there, Hero Motor is there. But if you ask me to single out one, I would say Bajaj Auto. I think this is the stock which can be bought and kept in the portfolio for the next 2, 3, 4 years. I think that appreciation could be even 100% from you. अच्छा मेहबून जी, रियल स्टेट्स में आप मूव देख रहे हैं. ओबरा रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई, DLF डेकेड हाई. एक चीज़ पैरेलली इसके साथ चली, बहुत अच्छी चली, और वो थे रियल स्टेट एंसिलरी. मुझे याद अच्छी तरीके से, मैं कुछ प्राइस को कोट्स भी करता हूँ. आई मीन एक ज़माने में 50 रुपये का स्टॉक हुआ करता था सेंचुरी प्लाई, 50, 60, 70 रुपये. आज वो करीब 650 रुपये ऑल टाइम हाई पर है. आप वेट्रीफाइड टाइल सेगमेंट्स में जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना. आप वाया सेगमेंट में जाइए, स्टॉक्स लाइक KEC, बहुत अच्छा पैसा बना. सब ने पैसा बना के दिया. पॉलीकैब तो लीडर रहा, एस्ट्रल लीडर रहा. अभी आपकी प्रेफर्ड पिक स्पेस में कोई है क्या है? और अगर कोई और नई फाइंडिंग हो तो सर किसी भी सेगमेंट की एंसिलरी में वो बताइएगा. आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो? रियल एस्टेट एंसिलरी, वायर, टाइल्स और स्विचेस, इस सेगमेंट में सर, या फिर प्लाई सेगमेंट में? I think ancillary sector में I would like to mention any particular name, but I think अगर किसी को frontline real estate sector में खरीदना नहीं है, there would be some names like Hindware and other things, which I think should continue to do well. There are names directly, indirectly connected to, but a name like an AGI Green is there, Hindware is there. I think they are doing well and they will continue to do well. लेकिन problem इसमें एक ही है कि somewhere market ने परख लिया है. अगर आप पास्ट नंबर्स के साथ वैल्यूएशंस देखो तो आपको थोड़े महंगे लगेंगे. तो दिस आर स्टॉक्स, रियल एस्टेट एंसिलरी खास करके एज अ सेक्टर एंड गुड क्वालिटी स्टॉक्स आर स्टॉक्स विच आई वुड से गो एंड बाय ऑन अ पुल बैक. लेकिन फ्रंटलाइन रियल एस्टेट में आई थिंक आई हैव बीन गोइंग ऑन स्टेटिंग आई लाइक नेम लाइक अ मैक्रोटेक, आई लाइक नेम लाइक अ पेनिनसुला लैंड विच आई हैव बीन स्टेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम विद क्लियर डिस्क्लोजर्स. आई एम होल्डिंग दो स्टॉक्स. सो आई वुड से रियल एस्टेट फ्रंटलाइन, द स्टीम is still not over. It has a long way to go.
Real estate ancillary में there are some interesting names here and there. Some of them I have mentioned, which are indirectly, directly connected to the real estate pack. But if you are asking me to name something in consumption which is connected to real estate consumer, I don't think I got any name over there. So real estate construction wise, frontline construction companies I don't like. मुझे रियल एस्टेट सेक्टर पसंद है, रियल एस्टेट एंसिलरी में पसंद है, नेम लाइक हिंदवेयर और AGA ग्रीनपैक. So those are the names whichever I mentioned. Clear disclosure, I am holding them in my portfolio. मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. चलिए अब एक काम करते हैं, अब BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं. फिर मानस जी बताइए क्या रहेगी आपकी BTST कॉल? देखिए, कल मेरा BTST BPCL था और आज मैं समझता हूँ कि HPCL को लेके जाना चाहिए, क्योंकि आज पहला दिन है HPCL ने जब रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहेगी. HPCL के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए. 322 रुपए 322 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट आपके 340 रुपए 340 के रहेंगे. ओके, HPCL ये हो गई मानस के पिक. शिल्पा जी आपके पिक? जी, मेरा BTST रहेगा PI इंडस्ट्रीज में. PI इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशंस है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है स्टॉक में, तो ये 3800 के लिए एकदम तैयार है. तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 3730 का मेंटेन कीजिए. BTST PI इंडस्ट्रीज. ओके, मानस जी का ट्रेड हो गया, शिल्पा जी का ट्रेड हो गया. अब चलते हैं रचना जी के पास. रचना जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी कल के लिए? जी, मेरी तरफ से STPT रहेगा एंड दैट इज इन LTTS. IT सेक्टर पूरा का पूरा बैकफुट पे है और सारे के सारे स्टॉक्स रिट्रेस कर रहे हैं स्ट्रांगली. तो LTTS को अगर हम शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे 4560 पे ऐसे लगाएंगे तो डाउन साइड पे पहला टारगेट रहेगा 4500 और उसके बाद रहेगा 4470. ओके, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेल बाय टुमारो. आज रचना जी का मूड खराब है, आज सेल कॉल ज़्यादा आ रही है रचना जी की. और जितिन आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, जो मेरा ट्रेड रहेगा वो SRF पे रहेगा. तो SRF में हमने देखा है कि एक शार्प अपमूव के बाद 2 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन हो रहा है. मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया और ऊपर की तरफ एक रैली स्टार्ट करने के लिए रेडी है. तो SRF बाय करके चलना चाहूंगा. मेरा स्टॉप लॉस इसमें 23-25 का रहेगा और टारगेट मेरे 24-25 के रहेंगे. ओके, अच्छा प्रशांत जी आपकी BTST STBT ट्रेड? जी अनुज जी, दीपक नाइट्रेट एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट. मैं जस्ट वेट कर रहा था कि क्या ये 2200 के ऊपर सस्टेन करे, तो ये 2200 के ऊपर है. मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2165 2165 और टारगेट रखेंगे 2250 2250 एंड हायर. बट फिलहाल 2250 एंड 2165. ओके, दीपक नाइट्रेट 2204 पे फाइनली इसको कैरी कर रहे हैं. प्रशांत रुचित आपका ट्रेड क्या रहेगा? OMCs में ही मेरे ख्याल से BTST परफेक्ट है जो लेके आना है, क्योंकि आज अप ट्रेंड का रिजम्पशन तीनों ही OMCs में हुआ है. तो आयो से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 102 के स्टॉप लॉस के साथ में 107 से 108 के टारगेट रेंज के लिए. ओके, सारी कॉल्स यहाँ पे हो चुकी हैं और ट्रेड्स पूरे कर लिए गए हैं. फिर भी एक दो चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ जो कि आज के सेशन में बिल्कुल जो कि रेंज बाउंड रहा. रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस ऑन इंडिसेस. निफ्टी बैंक 119 अंकों पर. ABFRL जिस पे बात भी हुई थी, अच्छा मूव लेके आज जा रहा है और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर है. और जिनमें सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन आज एक अच्छा मूव रहा, उसमें जुबिलेंट भी शामिल रहा. स्ट्रॉन्ग मूव ये यहाँ पर रहा. रचना जी आपसे अगर मैं एक व्यू लेना चाहूँ जुबिलेंट पे, क्योंकि ये कॉल्स में शुमार नहीं हुआ, अक्टूबर 2021 में इसका एक रिवर्सल शुरू हुआ था और उसके बाद मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स आए जब हमको एक फीलिंग आई कि एक बॉटम क्रिएट हो चुका है, बट हर बार वो बॉटम चैलेंज हुआ. अब पिक्चर में हमारे इस वक्त वो अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है. क्या इस बार आपके इंडिकेटर्स आपको कुछ ऐसा शो कर रहे हैं कि ये इस बार इस चैनल से निकलने का मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस बार? आपका व्यू जुबिलेंट पे रचना जी?
जी, मेरे को डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसमें से निकलने के इसके पूरे चांसेस है। एज ऑफ नाउ इफ यू सी मोमेंटम इंडिकेटर इसके पॉजिटिव साइड पे पॉइंट कर रहे हैं और वीकली चार्ट पे वो 200 पीरियड की एवरेज को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। ऑलमोस्ट निकाल चुका है यू कैन से, अगर कल का दिन और इसका क्लोजिंग ऑन द अपर साइड हो जाए तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि ऊपर वाली साइड पे हमें ये काउंटर बहुत ही जल्दी 560 वगैरह के तरफ जाता हुआ दिखेगा एंड वहां से उसका मोमेंटम और बढ़ना चाहिए क्योंकि उस टाइम तक वो सेफली अबाउट 200 पीरियड पहुंच जाएगा। सो ऑल चांसेस के निकाल दे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को और अपसाइड पे मोमेंटम बिल्ड करे, पूरे चांसेस है। ओके तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, आई थिंक एटलीस्ट रचना जी की लैंग्वेज यही कहती हुई कि इस बार शायद ये जो मल्टी एज चैनल फॉलोइंग चैनल है वो बाइसेक्ट हो जाए। हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही इम्प्रेसिव क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है BHEL। और BHEL क्या कर रहा है यहाँ पे डिस्कस करते हैं मानस के साथ थोड़ा सा। BHEL अपना वो मिड कैप में जब मूव आए थे और एक दिन कोलैप्स हुआ था, आपको याद होगा वो 11 सितंबर मंगलवार जब इसका टॉप बना था, उसके बाद रेलवे भी गिरा था, सारी सरकारी कंपनियां भी गिरी थी। मानस अब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे उस टॉप को, उस हायर लेवल्स को फिर चैलेंज कर रहा है। आपको क्या फीलिंग आ रही है? आई मीन जिस प्रकार, एक बार OI की शीट रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज इसकी, जिस प्रकार का OI गेन कर रहा है ये, जिस प्रकार के रोलओवर्स हैं, लग रहा है कि वो 142 का जोन और 145 का जोन बाइसेक्ट कर देगा इस बार। तो देखिए 13 तारीख को जब स्टॉक ने 134.35 का जो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच किया था, तब ऐसा लग रहा था कि स्टॉक पिछला हाई जो 147 के आसपास है उसको टेस्ट करेगा और मैं अभी भी समझता हूँ कि शायद बहुत ही जल्द हमें 147 के लेवल्स टेस्ट होते हुए दिखेंगे। लेकिन करंट लेवल्स पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके टारगेट 147 के नहीं होंगे। आप इस उम्मीद में ट्रेड ले सकते हैं कि 147 को ब्रेक करके 154 की तरफ भेल जाने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक उस व्यू से आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करिए, 135 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 154 155 के टारगेट सेट करिए। चलिए अब स्टॉक्स पे काफ़ी डिस्कशन हो गया। अनुज, हम साथ लेके जा रहे हैं शुक्रवार के लिए, मतलब अब कल से मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो जाएगा। साथ कैरी कर रहे हैं हम 19800 और निफ्टी बैंक पे हम एटलीस्ट अपने साथ कैरी कर रहे हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग 200 पॉइंट के फ्रैक्शन से। US मार्केट का शट होना, जिसे कहते हैं ना, जब थानेदार साहब नहीं होंगे तो हमारे पास करने को बहुत कुछ होगा, है ना, खुला खेल फरुखाबादी से कहते हैं। इंडिसेस पे अप्रोच करेंगे मेरे इंडिसेस पे मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है। 19800 की कॉल अगले हफ्ते की, बेसिकली मंथ एंड की जो है 129 रुपए पे चल रही है इस समय, ठीक है। अब देखिए आप कोई भी अगर निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो 100-125 पॉइंट का तो वैसे भी स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक अप्रोच ये है कि 19800 की मंथ एंड की कॉल आप लॉन्ग कर जाएं। ये हाँ ये प्राइस सही दिखा रहा है क्या? ये 129, हाँ 129, ठीक है। तो 129 पर है ये, तो इसको लॉन्ग करके जाएं आप। इसमें क्या होगा, कल सुबह मुझे लग रहा है गैप अप होगा और मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको क्यों गैप अप होगा। एक तो आज बैंक निफ्टी अच्छी क्लोज दे रहा है आपको, HDFC बैंक अच्छी क्लोज दे रहा है आपको और मार्केट ब्रेथ भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, फेवर में ही है एडवांसेस के। और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी निकल चुकी है। कल बैंक निफ्टी को एक्सपायरी ने रोक कर रखा, आज निफ्टी को एक्सपायरी ने रोक कर रखा। एक क्लियर कट एक लग रहा था कि 19800 पर ही एक्सपायरी होगी आज, क्योंकि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप था। अब वो भी खत्म हो गया। अब 129 की अगर आप कॉल लेके जाएंगे, कल मान लीजिए किसी कारण से अगर गैप डाउन हो भी गया, वैसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कल कोई आपके पास सुबह कोई क्यू तो होगा नहीं, खराब क्यू जो हो। लेकिन अगर मेरा वो जो व्यू है 20100 से 20200 की एक्सपायरी वाला, अगर वो सही बैठा, अब आपके पास सीरीज में 4 दिन बचे हैं। कल का दिन, मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो 4 दिन में ऑन एन एवरेज अगर निफ्टी ने वो 75-80 पॉइंट्स ऐड कर दिए, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबल है, तो हम फिर वो 20100 20200 की रेंज में जा सकते हैं। इन दैट केस ये आपकी 130 वाली जो कॉल है, इसका पोटेंशियल है जाने का करीब करीब 350 से 400 तक का, ठीक है ना। इसमें आपका रिस्क कितना है? इवन अगर कल गैप डाउन भी हुआ तो भी कॉल जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि टाइम वैल्यू तो रहेगी 4 दिन की। तो 129 की
हमारे मार्केट में वर्स्ट केस में क्या होता है, आज की डेट में 60-70 पॉइंट का आपको गैप डाउन मिलता है, उससे नहीं मिलता। 60-70 पॉइंट का गैप डाउन हुआ अगर, तो भी ये कॉल 100 रुपए की रहेगी करीब, ठीक है। तो आपका रिस्क बहुत लिमिटेड है यहाँ पर और रिवॉर्ड काफ़ी हाई है। तो ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच रहेगी। और जैसा मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं पॉजिटिव ज़्यादा निफ्टी पर हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। उसका रीज़न है क्योंकि आज निफ्टी में एक्सपायरी थी इसके लिए। तो लॉन्ग करें यूजिंग दिस कॉल ऑप्शन। फ्यूचर के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओवरनाइट में वो स्टॉप लॉस की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए फ्यूचर में मैं थोड़ा सा रिस्क कम ही लेता हूँ। मेरे ख्याल से 19800 की कॉल प्लस करें और ये एक्सपायरी तक का व्यू रहेगा मेरा। ओके, 19800 कॉल ऑप्शन और सभी पॉजिटिव नेगेटिव्स इस ट्रेड के मद्देनज़र अनुज ने यहाँ पे गिनवा दिए। और ये है व्यू इंडिसेस पे फॉर टुमारो एज वेल। और इनफैक्ट अगर वो ट्रेड ग्रिप में आ जाए टिल एक्सपायरी एज वेल। खैर, अब एक बार डायरेक्टर साहब ब्रेथ लेके आइए, मार्केट ब्रेथ। ऑल दो इंडेक्स एक रेंज में रहा, लेकिन हम किस प्रकार की ब्रेथ कैरी कर रहे हैं। इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पे 1125 पे ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ आएगी और इस ब्रेथ में बिल्कुल बटा हुआ है बाजार। और आप देखिए लॉन्ग 36, शॉर्ट कवरिंग करीब 57 में, शॉर्ट बिल्डअप 30 में और 59 में करीब आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं। आई मीन सबसे देखिए लॉन्ग में 36 की फिगर जो है वो मेरे को इसलिए इंप्रेस कर रही है क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज भी। बाकी HPCL, हीरो मोटोकॉर्प इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, इट्स आई थिंक 52 वीक हाई। इमर्जिंग स्पेस क्या है, दीपक नाइट्राइट केमिकल बास्केट अच्छा करती हुई और PI इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, ये भी इस दौर का इसका हाईएस्ट क्लस्टर है। आई थिंक माफ कीजिएगा, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर बजाज ऑटो। AB फैशन में शॉर्ट कवरिंग थी, MCX में शॉर्ट कवरिंग थी, हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट कवरिंग थी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में शॉर्ट कवरिंग थी और RBL बैंक में, बिकॉज ये डेरिवेटिव्स में था, आप अपनी पोजीशंस को सिर्फ स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट बिल्डअप सिप्ला में आज आई थिंक पीतमपुरा प्लांट को लेकर जो ऑब्जर्वेशन और साथ ही साथ उसमें जो की फैक्टर्स थे उनके हमने एनालिसिस स्क्रीन पर रखा भी था विवेक के साथ। और परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप IT में BL, अल्ट्राटेक सीमेंट, LG टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सब में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। फार्मा में और लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब फार्मा हेल्थ केयर आज थोड़ा सा अंडर प्रेशर था और डॉक्टर लाल पैथलैब, इन्फो एच, अरविंदो फार्मा, पॉलीकैब आज बहुत दिनों बाद प्रॉफिट बुकिंग मोड में आया। रचना जी की शॉर्ट कॉल थी यहाँ पे और सिटी यूनियन बैंक, ये एक और काउंटर जो कि आज लॉन्ग अनवाइंड देखे गया। दो इम्प्रेस कर देने वाले स्टॉक्स जो आज जिसे कह सकते हैं कि हम अगर 19800 को सिक्योर करके ले जा रहे हैं तो उसके पीछे दो कारण थे। दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज याद रखिएगा, मैं इसका उल्लेख बार बार इंडेक्स के साथ कर रहा हूँ, आइसोलेशन में नहीं कर रहा हूँ कोई टिप्पणी, बट इट्स अ डिसेंट क्लोज। रिलायंस का ये क्लोज इस दौर का मतलब पिछले कुछ महीनों का हाईएस्ट क्लोज है एंड यही ठीक कहानी याद रखिएगा HDFC बैंक के साथ रही। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर 1521 आज बहुत क्लोज बंद हो रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के और ये इतना नियरेस्ट क्लोज आया 20 सितंबर के बाद 1521 की ट्रेजेक्टरी में HDFC बैंक क्लोज होता हुआ। तो दो हैवीवेट्स रिलायंस और HDFC बैंक अच्छी क्लोज देते हुए। अनुज बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बताते हैं कि बैन का अपडेट आपको बता देते हैं। तो कौन से स्टॉक्स बैन में जा रहे हैं। बलरामपुर चीनी 100% बैन में जा रहा है, 113% पोजीशनिंग हो चुकी है और HPCL भी बैन में जाने को तैयार है, बिल्कुल 97% पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है। बैन से बाहर भी दो स्टॉक आ रहे हैं, उसमें है BHEL 79% और बॉर्डरलाइन केस है NMDC जो कि है 81% पोजीशनिंग पर। इनफैक्ट एक बार ज़रा रिविजिट करते हैं ये स्टॉक, दोनों स्टॉक रिविजिट कर लेते हैं, BHEL और NMDC। प्रशांत जी, BHEL NMDC दोनों बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, कैश में लेके जाएं क्या इनको BTST के लिए? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है BHEL डेफिनेटली 140 के ऊपर कम से कम 3 दिनों से सस्टेन कर रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल कैरी किया जा सकता है। और जहां तक NHPC की बात है तो यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, कल भी रिएक्ट किया, आज भी किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे कोई कैरी कर रहा है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5350 का रखना है, बहुत नजदीक। और अगर यहाँ से सस्टेन करे तो मुझे लग रहा है ये करीबन 58-59 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, थोड़ा सा सुनने और जानने में परखने में यहाँ पे फर्क हो गया। आप NMDC प्रशांत जी NMDC पूछ रहे हैं। सॉरी, NMDC इज वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स एज द करंट लेवल और यहाँ पे 165 का स्टॉप लॉस रख के आप टोटली लॉन्ग रहिए, शॉर्ट टर्म पोजिशनली हर हिसाब से। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ओवरऑल 185-190 के लेवल दिखा सकता है। जो ओवरऑल सीरीज है 2 महीनों से, सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स है,
20 दिनों के एवरेज को इसने क्लोजिंग बेसिस पे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है, तो बिल्कुल बेझिझक इसको लॉन्ग रखिए एंड होल्ड फॉर टारगेट्स अराउंड 190। वही मैं सोच रहा था, बोल कुछ और रहे हैं, लेवल कुछ और दिखाई दे रहा है। होता है प्रशांत जी, जब शुक्रवार नज़दीक आता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। और स्पेशली वो जब शुक्रवार एक एक्सटेंडेड वीकेंड के नज़दीक खड़ा हो, सोमवार की छुट्टी हो, तो कुछ का कुछ सुनाई देता है, कुछ का कुछ नज़र आता है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बट 19811 आपकी स्क्रीन पर, और एक स्टॉक अच्छा और लेके आइएगा, दैट्स कोल इंडिया। एक बार मेरे स्क्रीन पे इसके ऑप्शंस रोटेट हो रहे हैं। आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और 300। अनुज, कल हमने इसे स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, और 20 DMA के आसपास पिक करने की बात भी कही थी। कल 335.80 याद रखिएगा, ये एक्स डिविडेंड हुआ था। हाँ, एक्स डिविडेंड हुआ था बीरू, हमने इसको कल स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था और हाँ, परसों बिग स्टॉक में लिया था। कल स्पॉटलाइट में लिया था और परसों बिग स्टॉक में लिया था। हाँ बिल्कुल। और मैं इस बात पे को इसलिए यहाँ मार्क कर रहा हूँ क्योंकि जाके रीड कीजिएगा, अनुज की कमेंट्री उस दिन की, प्लस 4 सितंबर 2023 के में कभी भी इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। इस बार एक्स डिविडेंड फैक्टर के चलते ये 20 DMA के आसपास आया था और पिछले 3 दिन का स्विंग लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसी के आसपास से पुल बैक लिया और अब 10 DMA के ऊपर बंद होता हुआ एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ। और OMCs का पूरा बास्केट आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, और साथ ही साथ केमिकल बास्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग क्लोज, रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग क्लोज, और कैपिटल गुड्स में एक सिमंस एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और रियलिटी स्पेस का ओवरऑल रियलिटी आपके स्क्रीन पे लिखाइएगा एट 1406। इसे कह सकते हैं आप द स्टॉक ऑफ द वीक, 1405 पे, और अपने करियर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम वीक के साथ ये क्लोज हो रहा है 1405 के स्तर पर रहा है। तो अच्छी क्लोजिंग, स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स एटलीस्ट अपने साथ 19800 कैरी करते हुए, और बैंक निफ्टी 43588 पे, निफ्टी IT में थोड़े से लॉसेस रहे। खैर, अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को देख लेते हैं अनुज के साथ बड़ी वॉल पे, प्लस उनके कुछ लास्ट स्टॉक्स। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू। अच्छा, वो एक बार कॉल देखते हैं वापस जरा, वो 19800 के जो हमने मंथ एंड वाली कॉल डिस्कस की थी 129 पर, अब करीब करीब 140 पर है वो। अब एडजस्टेड क्लोजिंग जो होगी वो उसकी, क्योंकि ये एकदम से जो बम्प आया वो लास्ट के 4-5 मिनट में आया, तो एडजस्टेड क्लोजिंग में उसका इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। शायद एडजस्टेड क्लोजिंग 130-131 के आसपास ही होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो फेवर में आई है आपके। ये बस मैं सोचा कि एक बार ज़रा बता दूं इसको। और बिल्कुल जैसा वीरू ने कहा, आज बहुत स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज जो हो रही है वो है AB फैशन एंड रिटेल की। AB फैशन एंड रिटेल मानस की पिक थी, शो जैसे ही शुरू हुआ था उसमें मानस ने ये पिक ली थी। मानस, काफ़ी शानदार क्लोज इसकी, इसको कैरी करें या फिर ये क्योंकि हमारी 2 बजे की कॉल थी जो आपने दी थी, अब इसको घर लेके जाएं? आई थिंक लेके जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आज ये फर्स्ट डे था जब हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 240 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आई थिंक स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। उस टाइम मैंने 219 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस बोला था, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 223 रुपए के नीचे कर लें। ओके, 223 रुपये का स्टॉप लॉस कर लें, और जिस लेवल से कॉल दी गई थी वहाँ से भी करीब 3 से 4 रुपये का मूव मिल चुका है आपको, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है, कैरी कर सकते हैं आप इस ट्रेड को। चलिए निफ्टी की क्लोज देखते हैं 19818 पर इस समय। ध्यान रखिएगा लेकिन प्रोविजनल क्लोज है ये, एडजस्टेड क्लोज 19800 के एकदम करीब होगी, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है इसके लिए। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट ऊपर, और उसके अलावा निफ्टी IT आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आया, 170 पॉइंट नीचे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आज IT और फार्मा दोनों गिरे, IT और फार्मा दोनों इंडेक्स आज गिरे, जो दोनों के दोनों एक डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ इंडेक्स माने जाते हैं। और दूसरी तरफ आज बैंक निफ्टी चला, तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे एक बार फार्मा दिखा दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी IT करीब करीब 0.5% नीचे और निफ्टी फार्मा करीब करीब 1.5% नीचे। तो दोनों जो सेफ इंडेसेस माने जाते हैं, सेफ्टी हेवन वाले इंडेसेस, वो दोनों नीचे थे आज। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, स्मॉल कैप भी फ्लैट था, हालांकि एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था। एक्चुअली स्मॉल कैप में आज अच्छी रैली थी, करीब करीब 3/4% की रैली आज स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई दी आपको। उसके अलावा क्विकली से 2-3 इंडेक्स देख लेते हैं। आज ऑटो इंडेक्स पर नजर रख लेते हैं, उसके बाद सीधा निफ्टी के हीट मैप पर आ जाएंगे। ऑटो इंडेक्स करीब करीब आज 0.5% ऊपर था, तो यहाँ पर आज अच्छी तेजी दिखाई दी आपको। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं।
और करीब करीब 1 मिनट बचा है। तो आज के टॉप गेनर्स हीरो मोटोकॉर्प 4.5% ऊपर, बजाज ऑटो आज सुबह इसकी चर्चा हुई थी बिग स्टॉक्स में 3.5% ऊपर, उसके अलावा आयशर मोटर्स। तो टू व्हीलर्स का एक क्लियर कट एडवांटेज यहाँ पर। बैंकिंग शेयरों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इंडसइंड बैंक का। बैंक निफ्टी भले ही ना चल रहा हो लेकिन इंडसइंड बैंक चल रहा है पिछले कई दिनों से 1% ऊपर। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अच्छी रैली थी, इंडेक्स में बीपीसीएल करीब करीब 2% ऊपर। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील और आज मार्केट का सपोर्ट किया एचडीएफसी बैंक ने 1522 पर करीब करीब आधे % की रैली। लेकिन रिलायंस ने भी 1/4% की रैली के साथ थोड़ी हेल्प की। एसबीआई में आज थोड़ी सी रैली आई, इसका एक फ़ायदा मिलता हुआ। नीचे क्या था आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे सिप्ला, वो वार्निंग लेटर के डिटेल आए, काफ़ी ख़राब रहे वो डिटेल्स। 8% सीधा स्टॉक लुढ़क गया एक ही दिन में। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट गिरा नीचे, एलटीआई माइंट्री, एसबीआई लाइफ, एलएनटी, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक थे जो आज ट्रेड में आपको नीचे दिखाई दिए। चलिए सीधा सौदा का अपडेट अगर है तो वो ले लेते हैं। फिर आज स्क्रीन पर आप लेकर आइए पहले आशीष की टीम, और ये है आशीष की टीम। यहाँ पर होनासा में आज अपर सर्किट लगा, मुक्ता आर्ट्स 5% ऊपर, होम फर्स्ट 4.5% नीचे और एसबीएफसी फाइनेंस करीब करीब 3% नीचे। नीरज की टीम देखते हैं, मैन इंफ्रा 12% ऊपर, सीडीएसएल 4.5% के गेंस, पिरामल फार्मा में 4.5% के गेन और बजाज ऑटो यहाँ पर करीब करीब 3% के गेन। वीरू, आप सबको मेरी तरफ से इस एक्सटेंडेड वीकेंड की अभी से शुभकामनाएं, क्योंकि मैं कल हूँ नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी मेरी ट्यूसडे को। जी हाँ, कोई बात नहीं अनुज, एंजॉय योर हॉलीडेज। एक ही दिन का ले रहे हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये है कि दोस्तों के साथ है तो महत्वपूर्ण है। आपकी जर्नी शानदार रहे, यात्रा और साथ ही साथ अनुभव वहाँ का बहुत शानदार रहे। हरिद्वार और ऋषिकेश को एंजॉय कीजिए और हो सके तो स्नान करने के बाद मोहनपुरी वाली की 2 पूड़ी ज़रूर चखिएगा। जितना स्वाद शायद मेरे ख्याल से उसके बाद उसमें मिलता है उतना आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। खैर, फिलहाल एक ब्रेक और सीएनबीसी आवाज़ पे खबरों का तांता जारी रहेगा। हमारी अगली मुलाकात होगी आपसे सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।